So before I go into quantum की डिस्ट्रीब्यूशन, आप मुझे मैंने 3-4 चीजें बताई थी क्वांटम को लेकर के आपको ध्यान रखना है। जब हम क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, इसमें से एक फीचर था आपका सुपरपोजिशन, दूसरा था इंटेंगलमेंट, ठीक है, तीसरा था क्वांटम सुप्रीमेसी और चौथा था क्वांटम कोहेरेंस। ठीक है, अगर ये चारों टर्म आपको क्लियर हैं तो फिर यहां से बेसिक क्वांटम कंप्यूटिंग में और कुछ एक्स्ट्रा सवाल यहां से मुझे नहीं लगता कि कम से कम नियर टाइम में, जब तक कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो जाए तब तक इससे बाहर जाके वो क्वांटम में पूछेगा नहीं, क्योंकि क्वांटम ऐसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, सो नो वन एक्सपेक्ट्स कि कोई जनरल स्टडीज में क्वांटम के बारे में वो पूरा अच्छे से जानता हो, बट हाँ, क्योंकि ये कीवर्ड्स जो हैं ये टिटबिट्स हैं, सो ये टिटबिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो एक बार मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ सुपरपोजिशन क्या है। कि सुपरपोजिशन का मतलब है कि जब तक आप मेजर नहीं करते तब तक कोई भी जो आपका मान लो कॉइन को टॉस किया है या बिट है, वो जैसे बिट्स जो हैं वो 0 to 1 में, नॉर्मल जो आपको बाइनरी बिट्स हैं वो 0 to 1 में एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू ही हो सकता है। वो एग्जिस्ट भी कर रहा होगा, यानी वो हमेशा या तो 0 के टर्म में एग्जिस्ट करेगा या तो 1 के टर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो लाइट ऑन है या तो ऑफ है, बीच का कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब आप सुपरपोजिशन बोलते हो, इसका मतलब ये होता है कि जब तक आपने मेजर नहीं करा है तब तक आप श्योर नहीं हो सकते कि वो क्या है। इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 to 1। ठीक है, उसका लोकेशन कहीं पे भी हो सकता है। जब आप मेजर करोगे तो फिर आप उसको बता पाओगे कि एक्चुअल इसका क्या है। इट मींस इट कैन बी कि इसमें 30% 0 हो और 70% 1 हो, या फिर ऐसा भी हो कि 50-50 दोनों के चांसेज हो। इट कैन बी देयर। तो कुछ इस तरीके की जब कंडीशन बनती है तो फिर आप बोलते हो कि वो जो स्टेट है वो सुपरपोजिशन का स्टेट है। जैसे लाइट है, देखो लाइट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सुपरपोजिशन। लाइट क्या होता है कि लाइट, जब आप व्हाइट लाइट देख रहे हो तो उस व्हाइट लाइट में सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उसमें आपको 7 कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, ऑल दीज आर इन सुपरपोजिशन होते हैं, तभी आपको व्हाइट लाइट मिलती है। तो कुछ इसी तरीके का है कि उसमें उस एक स्टेट जो एग्जिस्ट कर रहा है, जब तक आप उसको मेजर नहीं करोगे यू वोंट नो कि क्या एग्जिस्ट, वो किस स्टेज में एग्जिस्ट है। लेकिन ध्यान रखना कि जब आप मेजर करते हो तब आप मेजर करोगे तो एक ही स्टेट मेजर करोगे। मेजर जब आप करोगे तो आपको एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि मेजर करोगे तो कुछ कुछ अलग अलग मिल जाएगा। तो कई बार लोग इसको गलत तरीके से समझ लेते हैं कि जैसे, जो मैंने आपको एग्जांपल भी देखा है कि स्लॉडिंजर कैट का वो एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये जो कैट मरी भी हुई है, जिंदा भी है। ऐसा नहीं है। इट ओनली मीन्स कि जब तक आप उसको मेजर नहीं करोगे यू डोंट नो कि ये मरी हुई है कि जिंदा है। ठीक है, नाउ एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इट कैन बी देयर कि वो मरी हुई हो, एंड इट कैन बी देयर कि वो जिंदा भी हो। सो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ द सुपरपोजिशन। दूसरा जो है वो है इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट का मतलब ये है कि एक दूसरे से जुड़े होना। एक दूसरे में कुछ भी चेंज, एक में कुछ भी चेंज आएगा तो दूसरे के प्रॉपर्टी में वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 2 बिट्स हैं, अगर मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 1/3 है, तो इट्स लाइक इनका सम काम कर रहा है। अगर ये 1/3 है तो आई नो कि इसका वैल्यू क्या होगा, 2/3 होगा। अगर ये 0 के स्टेट में है तो मुझे पता है कि ये 1 के स्टेट में होगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स क्या है, इंटेंगल्ड है। अगर आपने इसमें कुछ भी चेंज करा, दिस इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू चेंज। आप इन दोनों को, ये एक दूसरे के साथ ही इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो दिस इज नोन एज द इंटेंगलमेंट आइडिया। तीसरा जो है दैट इज द क्वांटम सुप्रीमेसी। क्वांटम सुप्रीमेसी का आइडिया यही था कि ये वो स्टेट होगा जहां पे क्वांटम कंप्यूटर्स विल ओवरटेक द क्लासिकल कंप्यूटर्स। तो ये क्वांटम सुप्रीमेसी, आप उस लेवल तक पहुंचो, आप उतने क्यूबिट्स बना सको। तो क्यूबिट्स की हमने बात करी थी, ये क्या है, ये वो फंक्शन है या वो है आइडिया है जिसके ऊपर क्वांटम कंप्यूटर्स काम करते हैं। तो जैसे क्लासिकल कंप्यूटर आपको बाइनरी बिट्स पे काम करते हैं, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स पे काम करते हैं। और क्यूबिट्स का जो आइडिया है, ये क्यूबिट्स जो है, आपको एक सफिशिएंट नंबर ऑफ, जब आप क्यूबिट्स बना लोगे, एक कंडीशन वैसा आएगा कि आप वहां पे क्लासिकल कंप्यूटर्स को ओवरटेक कर लोगे। जब वो कंडीशन हो जाए तो दैट इज नोन एज द क्वांटम सुप्रीमेसी। यही मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि क्वांटम सुप्रीमेसी जो भी आइडिया है अभी का लेकर के यही है कि ऐसा नहीं है कि सारे कंडीशन में या सारे कामों के लिए जो क्वांटम कंप्यूटर है ये ओवरटेक कर लेगा क्लासिकल कंप्यूटर को, ऐसा नहीं है। कुछ कामों में, कुछ स्पेसिफिक कामों में, जहां पे हो सकता है आपको बहुत सारे सिनेरियो में डिवाइड करके चीजों को देखना हो, वहां पे क्वांटम कंप्यूटर बहुत जल्दी से काम कर जाए कंपेयर टू द क्लासिकल कंप्यूटर। जैसे मान लो मुझे ड्रग बनाना है किसी चीज का, तो आई नीड टू की
सारे कंडीशन में एक साथ मेजर कर सके, अच्छा थोड़ा चेंज किया, हर ड्रग में थोड़ा बहुत फॉर्मूले में उसका चेंज किया, एंड आई नाउ नीड टू सी कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हर फॉर्मूले का, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा, ये बहुत फास्ट काम करेगा, क्योंकि उसको क्या करना था, डिफरेंट चीजों, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसको ऑब्जर्व करना था, वो काम वो फास्टर कर देगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, अब मूवी चला रहा, मूवी को प्रोसेस कर रहा, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है, वहां पे उसका कोई उसमें खास फास्ट वो नहीं कर पाएगा। दैट्स द बेसिक आइडिया। चौथा जो है दैट इज द क्वांटम कोहेरेंस, और क्वांटम कोहेरेंस का बेसिक आइडिया यही है कि जब आप पार्टिकल्स, जब आप इंटेंगल्ड पार्टिकल्स को बनाते हो, तो आपको मेजर करना होगा कि मैंने यहां से मान लो 0 सेंड किया कहीं पे, एक जगह से दूसरी जगह पे 0 सेंड किया, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या इसका स्टेट उस फॉर्म में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये मान लो जहां से भी आप पास करोगे तो ये हो सकता है अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर जाए, और जब इंटरैक्ट करेंगे तो हो सकता था आपने यहाँ से 0 भेजा और यहाँ आते आते इसका फॉर्म चेंज हो गया, इसका स्टेट चेंज हो गया, 1 हो गया। तो कितनी दूरी तक या कितने टाइम तक आप उसको मेंटेन कर पाते हो, जो आपका एटम है उसका स्टेट जो है, उस स्टेट को आप कितनी देर तक मेंटेन कर पाते हो, दैट्स द आइडिया ऑफ क्वांटम कोहेरेंस। कोहेरेंस कितनी देर तक बना होता है, उसका फेज चेंज नहीं होता है, दैट्स द आइडिया ऑफ क्वांटम कोहेरेंस। और सबसे मुश्किल काम आज डेट में क्वांटम कंप्यूटिंग में आ रही है, दैट इज टू मेंटेन द क्वांटम कोहेरेंस। आप उसको एडजस्ट करते हो, आप एक फॉर्म में लेके आते हो, स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंट करते हो, बट जैसे ही कुछ भी थोड़ा बहुत भी ये होता है एंड इट चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना कि क्वांटम कंप्यूटिंग का जो सारा खेल हो रहा है, दिस इज बीइंग डन एट वेरी लोअर टेम्परेचर्स, बहुत कम टेम्परेचर्स पे आपको करना होता है, क्योंकि जब आपको एटम्स के साथ छेड़छाड़ करना होता है, उनके ओरिएंटेशन के साथ छेड़छाड़ करना होता है, तो यू नीड कि उनकी खुद की वाइब्रेशन कुछ ना हो, तो उनकी खुद की वाइब्रेशन कुछ ना हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को नीचे ले आना पड़ेगा। जब टेम्परेचर को नीचे ले आए, एटम चुपचाप अस्थिर स्टेट में हो गया, तब आप उसमें थोड़े बहुत जो भी चेंजेस, उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी आप चेंज करना चाहते हो, स्पिन में चेंज करना चाहते हो, आप तभी उस स्टेट में कर पाओगे। सो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, क्वांटम कंप्यूटिंग की जो बात होगी कि इनको क्या किया जाता है, लोअर टेम्परेचर्स पे ऑपरेट किया जाता है। तो ये मेजर पॉइंट्स आप याद रखोगे क्वांटम कंप्यूटर से, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा साइकामोर का नाम आपको बताया था, क्या है ये साइकामोर? सो दिस साइकामोर इज द क्वांटम कंप्यूटर ऑफ गूगल, ठीक है। और इसने ओवरपास किया था आपको इवन द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर को, इसने इट टुक जस्ट मिनट टू सॉल्व द क्वेरी, जो कि अगर सुपर कंप्यूटर्स को सॉल्व करना होता इट वुड हैव टेकन लाइक मोर देन 50-55 इयर्स। तो उस समय उन्होंने कहा कि, और उसी समय इन्होंने प्रोक्लेम किया कि वी हैव अचीव्ड द क्वांटम सुप्रीमेसी, हम कर गए, ठीक है। बट फिर वो चीजें बाद में ये नहीं हुई, क्योंकि सभी टास्क के लिए कंफर्म नहीं कर पाए, या फिर बहुत ज्यादा टास्क पे मेंटेन नहीं कर पाए, एरर रेट ज्यादा आ रहा था, तो वो अलग अलग टर्मिनोलॉजी आ रही थी, वो कहानी आपको चली थी। इसके बाद वी टॉक्ड अबाउट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा था, तो की डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या आइडिया बोला, हमने बोला कि यहाँ पे एक आदमी है ए, दूसरा है बी, और इनके बीच में मैसेज को ट्रांसफर करने का है। अब जब मैसेज को ट्रांसफर करने का है, तो यहाँ पे हमेशा चांस बना रहेगा कि यहाँ से कोई तीसरा पर्सन ई जो है, इट विल इंटरसेप्ट देयर मैसेज। तो ये क्या करते हैं, फिर ये अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट करने का मतलब ये कोई की लेंगे और इस की के थ्रू मैसेज को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो वो जब करेंगे तो इनके उसके लिए इनको चाहिए होगा की, ठीक है। अब की हम कैसे बनाएं, तो एग्जांपल क्या था कि मान लो आपको कोई भी मैसेज, लेट सपोज आपको बोल रहा हूँ कि भाई 151 रुपए मुझे चाहिए, 151 मैसेज को ट्रांसफर करने, तो ये सिंपली 151 भेजेगा, तो ही विल नो कि 151, तो ये क्या करेगा, इसके साथ कुछ चेंजेस कर देगा। लेट सपोज कोई नंबर मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर किया। तो जब तक इसको नहीं पता होगा इस पर्सन को कि यहाँ पे ये की क्या है, तब तक ये समझ नहीं पाएगा कि ये 151, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत सारी बनेगी, बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए आपको की चाहिए होगा। लेकिन एक समस्या ये भी आती है कि भाई हम की को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, क्योंकि एक तरीका ये हो सकता है कि एक ये दोनों एक साथ कभी मिले और मिले तो की डिस्ट्रीब्यूट करने, एक तरीका ये हो सकता है, और वो उनके पास रहेगा सेफ, उनको पता है कि मैसेज आएगा तो अपना की निकालेंगे डायरी में से, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कोई एक वेबसाइट हो आपका, और वो वेबसाइट इनको की प्रोवाइड करती हो कि भाई ये लो तुम्हारा की और ये लो तुम्हारा की, जैसा कि आपको व्हाट्सएप करती है। व्हाट्सएप में देखोगे तो आपको मिलेगा कि इनक्रिप्टेड वाला फॉर्म है, और आपका इवन एक पर्सन जिससे आप चैट कर रहे हो किसी से, उसका खोल के देखना, उसके साथ उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक की होता है, तो इसीलिए आपका मैसेज जो होगा वो कोई और नहीं पढ़ सकता है, नो वन कैन रीड दिस। तो वो एक की का आइडिया कि आप कोई एक तीसरा पार्टी हो जो दोनों को की प्रोवाइड करता हो, और जब तक की ना मिले तब तक कोई कुछ उस मैसेज को जल्दी तोड़ नहीं सकता। बट स्टिल ये होते हैं, ये जो भी आपको मैसेज ट्रांसफर किया जा रहा है, जो इनक्रिप्ट किया जा रहा है, उसका फॉर्म चेंज किया जा रहा है, दीज आर बेस्ड ऑन सम
मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कुछ ना कुछ उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज किया गया है और इसी वजह से उसको तोड़ना मुश्किल होता है। बट कभी भी ये ऐसा नहीं है कि तोड़ा नहीं जा सकता है, इट कैन बी ब्रोकन बट इट विल टेक वेरी लॉन्गर टाइम, लंबा टाइम लग सकता है। जो आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं उसको ब्रेक डाउन करने में काफी टाइम लग सकता है। अब यहाँ पे बात है कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या ये काम को कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे बात हुआ कि जो आपके क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, खास करके ये जो मैथमेटिक्स अभी के लिए क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए बहुत टफ लग रही थी, क्वांटम कंप्यूटर कैन इजीली सॉल्व इट। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया कि क्वांटम कंप्यूटर्स आपको ऑपरेट होने शुरू हो गए, एरर फ्री होने शुरू हो गए, इन दैट कंडीशन जो आपका ये इंक्रिप्शन है, जो भी आप ट्रेडिशनल क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए इंक्रिप्शन कर रहे हो, दिस विल बिकम वेरी यूजलेस। ये यूजलेस हो जाएगा। कारण इसके पीछे यही है कि क्वांटम कंप्यूटर्स विल सॉल्व दिस। ठीक है, इसको मैसेज मिला, मान लो इसको मैसेज मिला, तो ये क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसको पता है की नहीं है। अगर वो ब्रूट फोर्स मेथड से जाए, ब्रूट फोर्स मेथड मतलब एक एक करके ऑप्शन सोचते कि क्या हो सकता है, तो मान लो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसका एक नंबर होगा 151, कुछ ऐसा नंबर होगा, ये मैसेज आप ट्रांसफर करोगे। बट इसको मैं ब्रूट फोर्स से तो तोड़ के देख ही सकता हूं ना कि कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, और उसमें से मैं कुछ अंदाजा लगा सकता हूं। अगर मुझे थोड़ा सा भी हिंट होगा, आई कैन गेट दिस थिंग, गेट हियर। तो आप ब्रूट फोर्स से तोड़ रहे थे। लेकिन अब यहां पे क्या होगा कि अगर आपने इंक्रिप्शन किया है, थोड़ा ज्यादा टफ इंक्रिप्शन किया है, तो ब्रूट फोर्स से टाइम ज्यादा लग रहा था, बट ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर्स क्या करेंगे? क्वांटम कंप्यूटर्स इसको बहुत तेजी से इसको क्या कर देंगे? ब्रेकडाउन कर सकते हैं। तो बात यही है कि अगर क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाते हैं, तो फिर आज के डेट में जो भी आपका इंक्रिप्शन है, जो भी डेटा ट्रांसफर है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास भी बहुत सारा इंक्रिप्टेड डेटा है जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें से कुछ भी सेफ नहीं रहेगा। नथिंग विल बी सेफ देयर, एवरीथिंग विल बी ब्रोकन डाउन, और उसको आराम से ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो फिर बात आई यहां से कि हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टॉक अबाउट पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। एक टर्म यूज होता है जिसका मतलब है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, की जब आपका क्वांटम कंप्यूटर्स सही तरीके से बन जाए, एरर फ्री हो जाए और वर्क ऑपरेट करने लगे, तो आज के डेट में जो भी डेटा आपने इंक्रिप्टेड फॉर्म में कहीं भी स्टोर किया है, उसमें से कोई भी डेटा सेफ नहीं रहेगा। यू नीड अ न्यू काइंड ऑफ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स, यू नीड अ न्यू काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, जिसका यूज करके आप फिर से डेटा को इंक्रिप्ट करोगे। क्योंकि जो पुराने तरीके थे उसको ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या कर देगा? उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो ध्यान रखना, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का मतलब है it will be the new techniques that is needed to be designed so that the quantum computers could not also break down the encrypted data। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या? लिख लो इसको। ठीक है, so these are the new cryptographic techniques, these are the new cryptographic techniques that is being developed so that even the quantum computers could not break down the encrypted messages. Even though quantum computers could not break down the encrypted messages. These encryptions will be based on new mathematical techniques, because with the advent of quantum technology, with the advent of quantum technology, the older cryptographic techniques will become very easy to solve, ठीक है। सो दिस इज व्हाट पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, एक नया आइडिया है क्वांटम कंप्यूटर्स बनने के बाद हम अपने क्लासिकल जो डेटा है उसको कैसे सिक्योर करें।
एक तो ये हो गया पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, दूसरा है दैट इज नोन एज द क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, दूसरा टर्म लिखो दैट इज द क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी लिखो इसमें। दिस इज द टेक्निक ऑफ securing data. This is the technique of securing data using the laws of quantum physics. Using the laws of quantum physics. इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? क्वांटम जब क्रिप्टोग्राफी हम बोल रहे हैं, इसका मतलब कि क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए आप कुछ क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स यूज करते थे, जब आप क्वांटम कंप्यूटर्स बनाओगे उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक आपको क्रिप्टोग्राफी टूल्स बनाने पड़ेंगे। तो जो टूल्स आप क्रिप्टोग्राफी का बनाओगे फॉर द क्वांटम कंप्यूटर्स, दैट इज नोन एज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या है? ये वो टेक्निक्स है जो कि बिकॉज की आपका क्वांटम कंप्यूटर्स के बनने की वजह से क्लासिकल कंप्यूटर्स की टेक्निक्स रिडंडेंट हो गई, यू नीड टू डिवाइज न्यू फॉर्म ऑफ टेक्निक्स फॉर दोज क्लासिकल कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे ये पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी किसके लिए काम करेगा? ये क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए ही काम करेगा। यहाँ पे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी किसके लिए काम करेगा? दिस विल वर्क फॉर द क्वांटम कंप्यूटर्स ओनली। ठीक है, ये दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है, ये कीवर्ड्स को समझ लो। अब यहाँ पे एक बात हुई कि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो की डिस्ट्रीब्यूशन की एक समस्या आ रही थी कि भाई आप की को कैसे ट्रांसफर करोगे एक जगह से दूसरे जगह पे। तो या तो आप ऑफिस खोल के रखो, अब मान लो ये अगर मैसेज को हैक कर सकता है तो ऑब्वियसली ये की को भी हैक कर सकता है। की को भी तो आपको किसी चैनल से ही उसको भेजना पड़ेगा ना, कैसे भेजोगे? खत भेजोगे क्या? अब खत भेजोगे तो फिर उसमें भी हैक हो सकता है। कोई आपको तो आप क्या करना चाहते हो? आप उसको सिक्योर करना चाहते हो कि कीज को कैसे सिक्योर करें। तो उस कीज को भेजने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया एंड उस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे इन्होंने ये किया कि क्या हम क्वांटम टेक्निक्स का यूज करके कीज को भेज सकते हैं क्या। तो यहाँ पे हम जो, क्योंकि क्वांटम में याद करो एक प्रॉपर्टी है इंटेंगलमेंट की और दूसरी प्रॉपर्टी है कि जब आप उसको किसी भी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी फोटोन को जब आप मेजर करोगे, जब मेजर कर लोगे उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहता। दो चीजें। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके कहा कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे की को ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ पे चाइना की सैटेलाइट है जिसका नाम है मीकियस। तो मीकियस ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि क्या मैं सैटेलाइट का यूज करके दो अलग अलग जगहों पे मैं ये क्वांटम की को भेज सकता हूं कि नहीं भेज सकता हूं। और इसी को कहा गया क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। की क्वांटम की जो की था आपका मैसेज का, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यूजर्स तक पहुंचा रहे हो यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ क्वांटम। बात समझ में आ रही है? तो ये डिफरेंस है, ये मतलब है क्वांटम की आपका डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखो पहले समझो। अब मान लो यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे दो लोग हैं और इन दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन कराना है। तो कम्युनिकेशन में सिक्योर करना चाहता हूं तो आई नीड टू सेंड अ की, ताकि भाई उस की के बेसिस पे वो अपना मैसेज वो क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे, उसको अपने फॉर्म में लेके आएंगे। लेकिन उस की को भेजना भी सिंपल नहीं है, उसको भी ट्रेस किया जा सकता है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि कोई बात नहीं, इन तक जो की पहुंचाने का काम है दैट वी विल डू थ्रू दिस क्वांटम सैटेलाइट। अब इसमें करेंगे क्या, ये यहां पे यूज करेंगे ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेंगलमेंट। अब इंटेंगलमेंट में क्या होगा कि ये क्या करेंगे, दे विल क्रिएट अ पेयर ऑफ फोटॉन्स। अब ये पेयर ऑफ फोटॉन्स होंगे और ये पेयर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, ये दोनों के दोनों इंटेंगल्ड होंगे। दोनों के दोनों आपको पेयर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, इंटेंगल्ड होंगे। अब मान लो जस्ट फॉर एन आइडिया, मैं भेज रहा हूं, इसके पास जो फोटोन उसका स्टेट है 1/3 का और इसके पास जो भेज रहा हूं उसका स्टेट है 2/3 का। इसी तरीके से मैं बाकी ऐसे स्ट्रिंग भेज सकता हूं इनके पास में 2/3 कहीं पे ये, और उसमें की इनको मिल जाएगा। इनके पास भेज रहा हूं। अब क्या होगा कि अगर इसके पास 1/3 पहुंचा है तो डेफिनेटली ही नोज कि मेरे पार्टनर के पास क्या पहुंचा होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, दोनों फोटॉन्स इंटेंगल्ड है। एक आइडिया तो ये हो गया। दूसरा कि अगर इन दैट केस, किसी भी केस में अगर इसको आप बीच में कोई ट्रैक करता है, बीच में कोई इसको पकड़ लेता है, तो एक बहुत बड़ी खासियत है कि कभी भी आपको फोटॉन्स को, जो आपके फोटॉन्स होते हैं या क्वांटम स्टेट जो होता है, उसको आप एकदम सिमिलर कॉपी नहीं कर सकते। यहाँ पे इसके पास क्या ऑप्शन बचता है कि अगर मैं उस चीज को यहाँ पे हैक भी कर लूं,
तो यहाँ पे ये तो फोटॉन्स है, आपने अगर फोटॉन्स को हैक कर लिया तो इसके पास कुछ पहुंचेगा ही नहीं, इसके पास कुछ पहुंचेगा नहीं, तो ही विल नो कि मेरा कहीं ना कहीं सिस्टम हैक हो गया, ऑब्वियसली उसके पास की ही नहीं बचेगा। और ये क्या कर सकता है कि ठीक है मेरे पास ये फोटोन मिला 1/3 स्टेट का, तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट आइडेंटिकल एक ऐसा फोटोन क्रिएट कर दूं जो 1/3 स्टेट का हो और उसको मैं इसके पास में भेज दूं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यही है कि आइडेंटिकल फोटॉन्स क्रिएट ही नहीं किए जा सकते, कोई भी हर फोटोन का जो प्रॉपर्टी होगा वो यूनिक होगा, वो क्रिएट नहीं किया जा पाएगा। तो यहाँ पे इन दो प्रॉपर्टी का, यानी कि इंटेंगलमेंट का और दूसरा प्रॉपर्टी की आइडेंटिकल या उसके कॉपीज नहीं बनाए जा सकते हैं, एक टाइप ऑफ आपको जो भी पार्टिकल है उसका यूज करके इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्वांटम की को या की को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उस की को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने क्वांटम टेक्निक का यूज किया, एंड देयरफॉर दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिक आइडिया, ये कर क्या रहे हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये करने का जो काम है, दिस हैज बीन डन बाय दिस स्पेसिफिक सैटेलाइट जिसका कि नाम है मीकियस, और ये चाइना का सैटेलाइट है जिसने कि इस चीज को ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं कि आप कितने इतने दूर तक इसको भेज पाओगे क्या, क्योंकि सेम वही दिक्कत आ रही है क्वांटम कोहेरेंस की, कि यहाँ से आपने इसको भेजा था 1/3 स्टेट में, ये यहाँ तक ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते आप इसको कैसे इंश्योर करोगे कि इसका जो फेज है वो चेंज ना हो। फेज क्या है, मान लो किस ओरिएंटेशन में वो रिवॉल्व कर रहा था, रोटेट कर रहा था, वही तो था। तो जैसे ही आपने यहाँ से यहाँ सेंड किया, वो एटमोस्फेयर में आया, एटमोस्फेयर के साथ इंटरैक्ट करेगा, और इंटरैक्ट करेगा तो उसका फेज हो सकता है चेंज हो जाए। तो वो क्वांटम कोहेरेंस को मेंटेन करना यहाँ पे भी एक चैलेंज है, और इसीलिए क्योंकि चाइना ने पहली बार इसको करा, तो ये अपने आप के लिए बहुत बड़ा न्यूज हो गया इन दिस फील्ड कि चाइना हैज अचीव्ड द क्वांटम कोहेरेंस फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, एंड यूजिंग द टेक्निक ही परफॉर्म द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, आप कह सकते हो उसको उसने पूरा किया। सो ये पूरा का पूरा आइडिया है आपका क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सिंपली आपको टर्म्स क्या रखने हैं कि की क्या होता है, मैसेज का इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का वो चाबी है, उसको आप जब सिक्योर करना चाहते हो थ्रू यूजिंग द लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, तो आप उसको कह रहे हो कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, और उसमें आप किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो, आप सिंपली इंटेंगलमेंट प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो, ताकि एक आप सिमिलर मिल जाएगा, और अगर उसको बीच में कोई इंटरसेप्ट कर लेता है तो वो फॉर्म आपको क्लियरली पता चल जाएगा। सो ये पूरा का पूरा आइडिया है आपको क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का। बात समझ में आ रही है, क्वांटम समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, चलो थोड़ा बहुत आ रहा है तो थोड़ा बहुत ही समझ लें, क्वांटम ज्यादा समझ में भी नहीं आती, और नहीं समझ में आए तो समझो कि और बेहतर समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये क्वांटम का आपको पूरा का पूरा आइडिया है, ठीक है। तो ये अब इसमें इससे ज्यादा क्वांटम में अपने जाएंगे नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा की वो पूछेगा नहीं, गहराई पकड़ेगा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा गहराई पकड़ने का मतलब जो है वो फिर वो फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा स्पेसिफिकली। मेन अपने को यहाँ देखना है, वो हम हमेशा साइंस एंड टेक में अपने को साथ में जब भी आप पढ़ो उसके साथ में देख लो कि इनिशिएटिव वगैरह कुछ चल रही है कि नहीं चल रहा है, तो आपका साइंस का सिलेबस ऐसे पूरा हो जाएगा। अब क्योंकि ये क्वांटम का फील्ड है, अभी मैंने एक बात बताई आपको कि जब आप क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्वांटम सुप्रीमेसी को अचीव कर लेंगे तो एक कंडीशन ऐसा बनेगा कि कोई भी फाइल, कोई भी डेटा, कुछ भी सेफ नहीं है। यानी कि आज के डेट में देशों के बीच में एक होड़ लगी हुई है, किस लिए कि भाई अपने को भी क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करना है, अपने को भी क्वांटम कम्युनिकेशन के टेक्निक्स को डेवलप करना है, और भारत ने सोचा कि भाई हम क्यों पीछे रहें, तो हमने भी क्या करा, वी हैव आल्सो स्टार्टेड द नेशनल क्वांटम मिशन। तो आप इस नेशनल क्वांटम मिशन को जरूर ध्यान रखें। बेसिक आइडिया यही है कि 2023 में अनाउंसमेंट तो उसका पहले ही हो गया था, बट 2023 में इसको इन्होंने स्टार्ट करा विद द फंडिंग ऑफ 6000 करोड़, कि भाई अपने भारत में भी आप करो, और इसके बेसिक क्या करना चाहते हैं आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें ये करंट का न्यूज है, मिशन कोऑर्डिनेशन सेल एक बनाया, इसका इसमें आपको बड़े बड़े सेक्रेटरीज एंड ऑल हर डिपार्टमेंट से रहेंगे, एंड दे विल कोऑर्डिनेट कि भाई ये चीजें आपको सही तरीके से कैसे काम कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे मिशन कोऑर्डिनेशन सेल ये एक हाई लेवल बॉडी होगी जिसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स एंड साइंटिस्ट और लोग हैं, एंड दे विल कोऑर्डिनेट विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि आपका नेशनल क्वांटम मिशन किस तरीके से काम कर रहा है। ये भी इसके बॉडी के ऊपर में भी एक बॉडी है जिसका नाम है MTRC, ठीक है, MTRC, दिस इज मिशन टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल, ये रिसर्च काउंसिल है, बेसिकली ध्यान रखना। दिस इज यहाँ पे आपका यहाँ पे किसका प्रेजेंस है, यहाँ पे प्रेजेंस है आपका स्पेसिफिकली साइंटिस्ट का, और ये साइंटिस्ट अपने अपने रिक्वायरमेंट बताएंगे या अपनी चीजें बताएंगे, भाई अपने को ये चाहिए, ये पार्ट चाहिए, यहाँ पे आप ये टेक्नोलॉजी कराओ। दे विल कम्युनिकेट टू दिस मिशन कोऑर्डिनेशन सेल, और मिशन कोऑर्डिनेशन सेल विल डायरेक्टली कम्युनिकेट विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि भाई आप ये चीज अप्रूव कराओ। तो ये पूरा का पूरा इनका एक आर्किटेक्चर है जो कि नेशनल क्वांटम मिशन। अगर कभी पूछ ले कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में चल रहा है तो इट्स वेरी इजी, ऑब्वियसली आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में चले जाएगा ये,
ठीक है, तो ये कहानी आप इसके बीच की कहानी याद रखो कि नेशनल क्वांटम मिशन। अब बात आ रही है कि आखिर हम नेशनल क्वांटम मिशन में करना क्या चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ क्वांटम के बारे में करना चाहते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेसिफिक अपने आइडियाज रखे कि हम क्या करेंगे, आने वाले टाइम में हमारा टारगेट क्या होगा, उसको लेकर के इन्होंने बात रखी है। अपनी बात ये रखी है कि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव अपने अपने धीरे धीरे अपने यहाँ पे क्वांटम की लोग कम से कम बातें सुने, तो इनिशिएट नर्चर एक्सपैंड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये बेसिक आइडिया है। ठीक है, और यहाँ पे मिनिस्ट्री क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये चलेगा। ये तो हो गया एक बेसिक विजन, एक तरीके से आप कह सकते हो विजन है कि हमारे देश में भी क्वांटम टेक्नोलॉजी डेवलप हो, हम भी हमारे यहाँ भी लोग क्वांटम की बातें करें, हमारे यहाँ भी लोग इंस्पायर हो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी में कोई बच्चा सोचे कि आगे जाके मुझे क्वांटम में रिसर्च करने का। तो ये तो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्वियसली आप करना चाहते हो, बट आपके और भी टारगेट्स हैं, कुछ ऐसे टारगेट्स जो कि आप मेजर कर सको, मेजरेबल फॉर्म में भी आपके कुछ टारगेट्स हैं। वो टारगेट्स क्या है, वो टारगेट्स अपने को सिंपल समझो। यहां पे इन्होंने क्या कहा कि डेवलप्ड इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स, यानी कि भारत में भी क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप हो विद 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स। क्यूबिट समझ में आ रहा है, यानी कि उसकी पावर जो है वो कितना, तो मैंने सिंपली बताया था कि क्वांटम कंप्यूटर का पावर आपको पता करना है, आप देखो कि वो कितने क्यूबिट का है। ठीक है, अभी तक जो दुनिया का सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बना है, दैट इज उसकी भी जो वैल्यू है वो लेस देन 1500 क्यूबिट्स है। तो भारत अपने हिसाब से टारगेट बढ़ा लेके चल रहा है, छोटा टारगेट नहीं है, इंटरमीडिएट रेंज नहीं। आज के हिसाब से अगर देखोगे तो दिस विल बी, अगर आप बना लेते हो 500 क्यूबिट्स का भी सुपर क्वांटम कंप्यूटर, इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड आज के टाइम में, बट वो टाइम लगेगा, अभी वो पॉसिबल इतना इजीली नहीं है। इसके अलावा एस्टैब्लिश द सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशंस, बात समझ में आई, जो चाइना ने करा क्वांटम कम्युनिकेशंस, हम अपना सैटेलाइट के थ्रू उसको भेजें एंड दैट विल बी डन ओवर 2000 किलोमीटर, ये हम उसको कम से कम पूरा कर पाए, क्योंकि कम दूरी तक तो किया जा सकता है, क्वांटम कोहेरेंस मेंटेन रहती है, जैसे ही दूरी बढ़ जाती है तो क्वांटम कोहेरेंस आपका टूटने लगता है। तो फिर आप इसको कैसे सिक्योर करोगे, ये भी आपका एक टारगेट है कि सैटेलाइट बेस्ड आप क्वांटम कम्युनिकेशन को करो। नॉट ओनली दैट, ऑल्सो इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप अचीव कर सको, ताकि आपके यहाँ टेक्नोलॉजी, आपके यहाँ जो आप मान लो कोई भी सोशल मीडिया वगैरह यूज कर रहे हो वो ज्यादा सिक्योर हो, या गवर्नमेंट अपने फाइल्स को ट्रांसफर करे वो ज्यादा सिक्योर फॉर्म में ट्रांसफर कर सके। तो यहाँ पे ये मेजरली इन्होंने 3 टारगेट रखे हैं, 50 to 100 फिजिकल क्यूबिट का कंप्यूटर को बढ़ाना, सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन को कर पाना अप टू 2000 किलोमीटर रेंज, और इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 आइडिया जो है, ये 3 टारगेट आप कह सकते हो मेजरेबल टारगेट डायरेक्टली, वो आपको नेशनल क्वांटम मिशन का हिस्सा है। तो इन 3 टारगेट्स को जरूर याद रखें। ठीक है, कम से कम डेटा, क्योंकि अगर डेटाबेस कभी हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन, जनरली नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम इसको तो जरूर ही याद रखना। बाकी तो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन वो ध्यान रखोगे आप। ठीक है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई, तो फिर यहाँ पे याद रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? ठीक है, चलो इसके बाद और एक टारगेट है कि आप किस फील्ड में अपने आप को एस्टेब्लिश करोगे। तो यहाँ पे 4 फोकस एरियाज हैं जहां पे कि हमने बात करी है कि फिर आप वहां पे क्या करोगे कि जो भी आपके इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, वहां पे 4 फील्ड बताए गए हैं। कहा गया है कि अब भाई आप इन 4 फील्ड में काम करने का मतलब अपने को फोकस करना है इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तो थीमेटिक हब्स टू बी सेट अप इन टॉप एकेडमिक एंड नेशनल R&D इंस्टीट्यूशन, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की बात हुई है। और वो फील्ड क्या है, एक तो बहुत आसान, दैट इज द क्वांटम कंप्यूटिंग, पूरे का पूरा अपना ही फील्ड है। दूसरा है क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, अब इस कंप्यूटर्स को बनाने के लिए आपको स्पेसिफिक मटेरियल्स की जरूरत होगी, स्पेसिफिक डिवाइसेस की जरूरत होगी, वो भी बनाया जाए। अगला क्वांटम कम्युनिकेशन की बात हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये एक ऐसा फील्ड है क्योंकि ऑब्वियसली आप कम्युनिकेशन क्वांटम का डेवलप नहीं करोगे,
कोई और डेवलप करेगा, फिर आपके जो फाइल्स हैं वो वल्नरेबल हो जाएंगे। सो आप चाह रहे हो कि आप भी क्वांटम कम्युनिकेशन को डेवलप करें। इसके अलावा एक फील्ड है जिसको कहा गया है क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, की क्या हम क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी जो रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स हैं उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं क्या, जो हमारी क्लाइमेट को समझने की, क्लाइमेट को गेस करने की, क्लाइमेट मॉडलिंग की टेक्निक है, क्या उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं क्या क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज करके। जैसे मॉनसून के कंडीशंस, तो मॉनसून के कंडीशन के आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स दे दिए, आपने सेट किए, आप देखो कि अच्छा इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटीज बन सकती है, क्या क्या कंडीशंस बन सकता है। तो अगर आप क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज करोगे तो वो करना आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जो काम आज आप मिहिर के साथ कर रहे हो, आप प्रत्युष का यूज करके कर रहे हो, वो काम क्या आप क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज करके और बेहतर कर पाओगे क्या। तो ये चार फील्ड्स, एक तो देखो सिंपल है, क्वांटम कंप्यूटर सब लोग यूज करेंगे। दूसरा क्वांटम कम्युनिकेशन की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, वो आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो। तीसरा, इन चीजों को करने के लिए आपको चाहिए होगा मटेरियल्स, इन चीजों को करने के लिए आपको डिवाइसेस को डेवलप करना पड़ेगा, तो वो काम। और चौथा एक स्पेसिफिक फील्ड याद रखना फॉर द क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, ये क्लाइमेटोलॉजी के फील्ड में या रिमोट सेंसिंग के टर्म्स में कि भाई हमारे पास कौन से मिनरल्स कहां पे हैं, ये सारे काम करने के लिए क्या हम उसमें क्वांटम का यूज कर सकते हैं क्या। तो ये भी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आपका थीम होगा, और ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस को इसके लिए रेडी किया जा रहा है। तो ये चार मेजर थीम्स, चार फोकस एरियाज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भी पार्ट्स हैं बट दीज आर द मेन एरिया, ये थीमेटिक हब्स हैं। अब इससे रिलेटेड हो सकता है कभी न्यूज वगैरह पढ़ो तो किसी बारे कि आईआईटी खड़गपुर में क्वांटम को लेकर के ये एस्टैब्लिश किया गया, इट कैन बी, तो उसको उतना ये नहीं करना, बस आप इससे रिलेट कर रहे कि हाँ कहीं पढ़ा था, ये नेशनल क्वांटम मिशन का पार्ट हो गया, ठीक है। डन। सो इतना था आपका क्वांटम कंप्यूटिंग। तो सुपर कंप्यूटर देख लिया, क्वांटम कंप्यूटर देख लिया, अब जो है थोड़ा दूसरे एरिया में चलते हैं, ठीक है। आ जाओ, वेब 3.0, ये टर्म क्या है। तो अभी जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमारे पिताजी लोगों ने किया, हमने भी स्टार्टिंग में जो सीखा दैट वाज वेब 1.0, ठीक है। अभी जो हम ज्यादातर यूज कर रहे थे आज से 1 साल 1.5 साल पहले तक, दैट वाज वेब 2.0, और अब धीरे धीरे हम ट्रांजिशन कर रहे हैं टुवर्ड्स वेब 3.0। तो इसके फीचर्स क्या है ये वेब 3.0, थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे कहानी यही है, एक रिपोर्ट आई थी और मैंने उसके लिए वजह से इसको पिक किया है। यहाँ पे एक रिपोर्ट थी, रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक आइडिया आपको दे देगा। एक प्राइमस पार्टनर्स नाम की कंपनी है, और इसने बताया कि भारत का ग्रोइंग प्रेजेंस है टू इन द आइडिया ऑफ वेब 3.0, कि कैसे भारत जो है इट इज अराउंड 11% जो ग्लोबल वर्कफोर्स है जो कि वेब 3.0 पे काम कर रही है, उसके डेवलपमेंट पे काम कर रही है, उसका अराउंड जो है 11% वर्कफोर्स वो इंडियन है। तो भारत के अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अच्छी दिख रही है इन वेब 3.0 के डेवलपमेंट में। तो वैसे भी इंडिया का आईटी वर्कफोर्स जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो नई टेक्नोलॉजीज उभर के आ रही हैं और उनसे कहीं ना कहीं वेब 3.0 का भी असर पड़ेगा, तो इसने सिंपली बताया कि भारत को उससे मतलब भारत के पास अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक वर्कफोर्स जो है वो तैयार हो चुका है वेब 3.0 को और आगे ले जाने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि वेब 3.0 कर लेना जहां भी हो। इसने ये भी बताया कि जो वेब 3.0 का सेक्टर है ये धीरे धीरे आपको इसमें नई अपॉर्चुनिटीज खुलने का आइडिया है। करीब करीब 20 लाख 22 लाख नए जॉब्स जो हैं वो आपको इंडिया में क्रिएट होंगे, क्योंकि भारत इस फील्ड में काम करे। तो भारत में अलग अलग मिशन चल रहे हैं ना, डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है, क्वांटम मिशन, सुपर कंप्यूटिंग मिशन, हर फील्ड में आप करना चाह रहे हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये सारी नई जमाने की टेक्नोलॉजीज हैं, और जब आप इस पे काम करोगे ऑब्वियसली आपको नई जॉब्स, नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। तो वो बेसिक आइडिया है। ये एक रिपोर्ट थी, जस्ट इसलिए मैंने मेंशन कर दी। अगर कहीं आपको एग्जांपल वगैरह में कहीं पे कोट करना हो, कहीं आंसर लिख रहे हो कोट करना हो, यू कैन कोट दिस रिपोर्ट, ठीक है। सो बेसिक आइडिया, इसका पर्पस ये था। इसके बाद हम आते हैं मेन, हमारा मुद्दा जो है साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से, वो ये समझना कि वेब 3.0 क्या है, ठीक है। ये तो इकोनॉमिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स की बात हो गई। अब यहाँ पे तो बिफोर कि हम वेब 3.0 को समझें, हमें समझना पड़ेगा कि वेब 1.0 क्या था, वेब 2.0 क्या था। तो मूवी कौन कौन सी आती है ना, कि जीने नहीं दूंगा, फिर नहीं जीने दूंगा, तो साउथ वाली मूवीज का नाम ऐसे ही रहता है ना। तो बिना जीने नहीं दूंगा देखिए आप कैसे देख सकते हो कि फिर नहीं जीने दूंगा, ठीक है। तो आपको वेब 1.0 समझना पड़ेगा पहले, फिर हम लोग आते हैं वेब 2.0 पे, ठीक है। लिख लो इसको। नहीं, साउथ वाले पहले डब आते थे, अजीबो गरीब नाम रहते थे,
अभी तो चलो कुछ इंप्रूव किया है इन्होंने, अभी नहीं ज्यादा हुआ है। मैंने अपनी मूवीज देखनी मैंने एक्चुअली कम कर दी है, हो सकता है इसलिए मुझे लग रहा हो। ठीक है, बदला, बेटे का बदला, बाप का बदला, फिर ठीक है मेरा बदला, वो ऐसा ही नाम आते थे। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। पहली चीज की वेब 1.0 क्या है, अरे कहां चला गया। वेब 1.0 इज सिंपली आपका स्टैटिक वेब का हिस्सा। ये वो वेब था जिसको आप वेबसाइट खोलते थे, आप केवल और केवल उसको पढ़ सकते थे या देख सकते थे, आप उसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे, आप उसमें चेंज कुछ नहीं कर सकते थे। तो जो यहाँ पे कंटेंट होता था वो स्टैटिक कंटेंट होता था, वो रियल टाइम में उसमें कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो सिंपली दीज आर व्हाट, दीज आर नोन एज द वेब वन। यहाँ पे सिंपली इंफॉर्मेशन रहता था, आपको देखना है आप जाओ खोलो एंड यू विल फाइंड कि अच्छा कुछ ऐसा दिख रहा है। सो दैट वाज वेब वन। यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स जो थे वो काफी कम थे, यूजर्स भी बहुत कम थे, लिमिटेड इंटरेक्शन होता था। जस्ट आपने न्यूज खोला, सामने सामने खोल के बैठे बैठे जैसे पेपर पढ़ रहे हो वैसा कुछ आप यहाँ पे बहुत ज्यादा उस हद तक काम करते थे। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन मेल वगैरह जो स्टार्ट हुआ था रेडिफ वगैरह, हाँ तो इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो याहू, एमएसएन स्लैश शॉट, गूगल, ये जो है ये सारी चीजें दी जाती दिस कम्स अंडर वेब 1.0। तो मान के चलना कि ये स्टैटिक पोर्शन था, यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं था। इसके बाद चीजें बदली और चीजें बदल के आपको हो गई वेब 2.0। वेब 2.0 को इंटरैक्टिव वेब भी कहा गया। वेब 2.0 में इंटरैक्टिव वेब में ये होगा कि आज के डेट में आप जो भी यूज करो आप इंटरैक्ट कर रहे हो वेब के साथ। आप फेसबुक पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे आप भी कुछ डाल रहे हो। तो ये एक काम जो सबसे ज्यादा करा भारत में क्या पूरी दुनिया में वेब 2.0 ने, वो इन्फ्लुएंसर्स को बढ़ा दिया। ठीक है, जो आपको कंटेंट क्रिएटर्स हैं आज के डेट में जिसको भी देखो वो क्या है, वो कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है। कुछ नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं, थोड़ा सा कमर हिला के कंटेंट क्रिएट कर देने का है। तो ये तो आ ही गया है, सबको आसान हो गया है। और ये क्या है, ये दिस इज इंटरैक्टिव, आप ऑडियंस के साथ भी इंगेज कर रहे हो। नहीं कुछ भी नहीं तो पॉडकास्टिंग कर दी, कुछ भी नहीं तो बैठ के ब्लॉग बना दिया। ठीक है, तो वीडियो लॉग बना देते हैं लोग, तो पहले ब्लॉग बनते थे। वेब 1.0 में क्या होता था, यहाँ पे ब्लॉग होता था, यहाँ पे क्या हो गया है, ब्लॉग हो गया है। ठीक है, वीडियो लॉग कि भाई देखो आज हम कौन सा खाना खा रहे हैं, और ऐसे ऐसे इनिशिएटिव चलते हैं लोगों के, मतलब पूछो मत। तो ये कहानी जो है ये वेब 2.0 की है। यहाँ पे ध्यान रखना कि प्लेटफॉर्म इनेबल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, जो आपको नाम डालने का डालो, बट इज सेंट्रलाइज्ड। अगेन यहाँ पे एक इश्यू अभी क्या है, दिस वेब इज सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज कहने का मतलब ये जिसके थ्रू भी हो रहा है, कुछ भी करो, तो टिकटॉक था पहले, इंस्टाग्राम है, आपको फेसबुक है, या जितने भी सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू कर रहे हो, ये है क्या, सारे के सारे ये सेंट्रलाइज्ड है। आज के डेट में कल से बोल दिया कि डाउन, सर्वर डाउन, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं करूं कि अपना समय कैसे व्यतीत करूं। आज के डेट में बहुत से लोगों के साथ ये समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर फोकस है आज का जो वेब है, ये इंटरैक्टिव वेब तो है, बट साथ साथ सेंट्रलाइज्ड वेब भी है, कि कुछ सोशल मीडिया जायंट्स या कुछ कंपनीज के पास में वो पूरा का पूरा कंट्रोल है। हम सब बाकी लोग कंटेंट या तो कंटेंट क्रिएटर हैं या तो कंटेंट कंज्यूमर हैं। उस चीज को ओन करने वाला, उस सिस्टम को सब कुछ ओन करने वाला, उस नेटवर्क को ओन करने वाले कुछ स्पेसिफिक बड़े बड़े जायंट्स हैं। एंड दिस इज आइडिया ऑफ वेब 2.0। तो जितने भी नाम आप यहाँ पे देख रहे हो, जूम से लेकर के और ये सब कुछ, ट्विटर और क्या क्या पता नहीं आज तो। ठीक है, तो वो सारे के सारे आपको इसमें से सर्च कर लेना कौन कौन सा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज वेब 2.0। ये तो सिंपल सी कहानी। अब दुनिया बढ़ रही है वेब 3.0 की तरफ। अब वेब 3 क्या हो जाएगा, तो जैसे फोन स्मार्ट हुआ वैसे ही आपका वेब भी जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। वेब 3.0 में क्या होगा, वेब 3.0 में आपका इंटीग्रेशन होगा ब्लॉकचेन का। वेब 3.0 में आपका इंटीग्रेशन होगा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बिग डेटा का। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन होगा माइक्रो पेमेंट्स। आपका जो आज के डेट में आप डिजिटल इंडिया खट से स्कैन कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं वेब 3.0 का फीचर आ जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ डिजिटल आइडेंटिटीज आपकी क्रिएट हो रही है। आपके आपके नॉर्मल आइडेंटिटीज, आधार कार्ड ऐसे नहीं बनेगा सिंपली, वो डिजिटल आइडेंटिटी आज यूज करते हो ना कुछ वेबसाइट्स का, वो कौन सा है गवर्नमेंट वाला, जैसे मान लो जिसमें हम लोग अपना आईडी वगैरह रखते हैं, अरे डिजी डिजी लॉकर। ठीक है, तो अब वो और ज्यादा इंटरैक्टिव हो जाए, बाकी चीजों के साथ इंटरैक्टिव हो जाए। डिसेंट्रलाइजेशन इसका एक बहुत बड़ा फीचर जो होगा, दैट विल बी द डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि कंट्रोल जो है ना,
ये कंट्रोल इन बड़े कंपनीज के पास नहीं रहेगा। ये वेब जो होगा ये डिस्पर्स होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन का जो आइडिया है ना, ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन का आइडिया ही है डिसेंट्रलाइजेशन के पास। यानी कि सारा का सारा डेटा किसी एक इंसान के पास नहीं होगा, किसी एक कंपनी के पास नहीं होगा। दिस विल बी डिसेंट्रलाइज। हमारा डेटा हमारे पास, उनका डेटा उनके पास, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये उस तरीके का आइडिया। जैसे आज के डेट में आपका फेसबुक का आपका सब कुछ जो आइडिया डेटा है वो कहाँ पे स्टोर्ड है, वो डेटा स्टोर्ड है मेटा के हेडक्वार्टर्स में या मेटा के सर्वर पे स्टोर है। लेकिन ऐसा सिस्टम बनाए कि मेरा डेटा केवल और केवल मेरे पास स्टोर हो, जरूरत पड़ने पे मैं उसको शेयर करूं या मेरा कंट्रोल हो जाए उस तरीके से। बात समझ में आ रही हो? तो ये जो चीज होगा इसको कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अलावा 3D ग्राफिक्स वगैरह बनेगा, मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट है सिमेंटिक वेब का। सिमेंटिक वेब क्या है कि जैसे अभी आप कुछ सर्च करना था, अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो वेब 3.0 की झलक आपको आने लगे। जैसे पहले कुछ सर्च करना होता था को स्पेसिफिक चीजें, तो आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था कि आप या तो स्पेसिफिक उसमें आईपी एड्रेस डालो उस वेबसाइट का, या तो फिर आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स को डालो, तभी आप किसी चीज को सर्च कर पाओगे। आज के डेट में आप कुछ भी लिखो, वो उससे जुड़ा कुछ ना कुछ लेके आ जाता है, ठीक है। नहीं भी तो उसमें करेक्ट भी करके आता है कि डिड यू मीन दिस। तो ये इसी चीज को कहते हैं सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक मतलब आपको किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन जो लैंग्वेज आप डे टू डे बोल रहे हो उसका भी यूज करके आपको काम करोगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ लोग गूगल बताओ कहाँ कहाँ खाना मिलेगा, अच्छा तो गूगल आपको बताता है, ठीक है। गाली उली भी दोगे तो वो भी बोलता है कि सर गाली मत दीजिए। तो ये आइडिया क्या है, ये जो है दिस इज आइडिया ऑफ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ साथ सिमेंटिक वेब दोनों मिल रहे हैं। वो पावर उसके पास कहां से आया, वो पावर आया बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस चीज को जो ये प्रोसेस है कि किसी भी भाषा को वो समझता है, तो दैट इज द सिमेंटिक वेब। अब बाहर में जाना बहुत आसान हो गया, किसी भी देश में जाओ, मतलब किसी देश में किसी स्टेट में जाओ, आपको नहीं आती तेलुगु तमिल कोई बात नहीं, आप उसको बोलो गूगल इसको समझा दो, बात गूगल समझा देता है उसको, ठीक है। तो घूमना फिरना भी आसान हो गया। पहले वाली टेंशन नहीं कि लैंग्वेज नहीं आती तो मुंह खोले हुए क्या बोल रहे हो, तो वो कहानी नहीं है यहाँ पे। तो दिस इज द आइडिया ऑफ सिमेंटिक वेब, ठीक है। तो ये टर्म ध्यान रखना, और बाकी ये सारी चीजें आप इंटरेक्ट होगी। तो ये देखो, ये ट्रांजिशन ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन में होगा, ये ट्रांजिशन चल रहा है, और इसीलिए ये टर्म आपको न्यूज में। तो आज के डेट में आज के डेट में सारे वेबसाइट ऑलमोस्ट देखोगे वहां पे चैटबॉट्स आ गए हैं, और इतना फालतू ये लेके आया है ये। नहीं, चैटबॉट्स में दिक्कत ये है ना कि ये आप किसी पे भी मान लो असिस्टेंस आपको चाहिए कि भाई आपको कस्टमर केयर क्यों चाहिए था, कोई इश्यू आया है, चैटबॉट्स में इश्यू है कि ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और ना तो ये आपको कनेक्ट करेंगे किसी के साथ, ठीक है। एंड आप उसी को टाइप करते रहो, बार बार घुमा फिरा के वही आंसर वो देते रहता है। तो ये एक समस्या आ रही है, देखो क्या करते हैं ये लोग। बट ये भी एक आपको एग्जांपल है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसके साथ जुड़ना, ये भी एक एग्जांपल है। दिस ऑल आर द आइडियाज ऑफ वेब 3.0, ठीक है। अभी इसका कोई स्पेसिफिक मार्कर नहीं होगा कि अच्छा आप इसको बोल लो कि ये वेब 3.0 हो गया, बट दीज आर द आइडिया जिसको आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे और होगा। इसके अलावा यहाँ पे और चीजें बढ़ेंगी, जैसे कि आपको पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। आज के डेट में जो है आपका फोकस कि आपको लोन चाहिए, आप किसी के थ्रू लेते हो, ठीक है, या आपको बैंक दे रही है या फिर आपको मान लो एनबीएफसी दे रही है, ये लोन दे रहे हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पीयर टू पीयर कि भाई बहुत से लोग हैं जिनके पास एक्सेस पैसा है या पैसा है एक्स्ट्रा कहीं इन्वेस्ट करना है, और कुछ लोग हैं जिनको पैसा चाहिए। तो अब क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म आएगा जो दोनों को जोड़ देगा कि भाई तुम दे दो। हाँ जी, लॉन्च हो गई है चीजें, ठीक है। तो ये एक आइडिया, तो इनको क्या कहा गया, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, ये भी हो गया। तो ये यहाँ पे अब क्या होगा, अब कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा अलग हुआ। पहले क्या, जिसका बैंक उसी का प्लेटफॉर्म वही अपने हिसाब से मैनेज करेगा। यहाँ पे प्लेटफॉर्म किसी एक का, देने वाला कोई और, लेने वाला कोई और, उस पे उसको देखने वाला कोई और, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करने वाला कोई और। हाँ, कुछ वैसा ही पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन भी वैसा ही होगा। अरे जैसे मतलब उधार लेने वाली काम है, तो अब उधार भी ऑनलाइन लेंगे, अच्छे तरीके से लेंगे, ठीक है। नहीं, यहाँ तो सरकार का रोल कम होगा धीरे धीरे। पहले तो सरकार का ही रोल। हाँ, नहीं, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। ये आपको बहुत सारे जगहों पे अलाउ किया जा रहा है अभी। हाँ, ऑब्वियसली उस पर नजर तो रखना पड़ेगा ना, वरना किसी से लिया बोला कि नहीं देंगे, नहीं बोला कि दोगे तो बोला कि नहीं, तो हाँ, बस कुछ वही आइडिया होगा। बट डेफिनेटली आपका जो है आपका चलेगा। इसी तरीके से आपका यूएलआई आ ही चुका है, ठीक है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस जो अभी आरबीआई ने लॉन्च करी। इसके अलावा इट आल्सो इंक्लूड्स क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन्स, ये नंबर्स। तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, नॉन फंजिबल टोकन्स क्या है, आते हैं इसमें, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी तो आज के डेट में कॉमन टर्म। हाँ जी, नहीं है, ये आज भी चलते रहते हैं।
लिमिटेड हो गया। हाँ, लोगों का थोड़ा सा जो है ना, वो बीच का जो भूत चढ़ा था ना, वो भूत उतर गया है। बीच में जो आपका उस समय जो कोविड के पहले वाला टाइम में बहुत हंगामा चला कि भाई सबको पैसा लगाना है बिटकॉइन में, सबको उसी इथरम खरीदना है। मार्केट जब मैनिपुलेट होना शुरू हुआ, गिरना इधर उधर शुरू हुआ, तो फिर लोग समझ गए कि नहीं नहीं, ये जैसा लग रहा है वैसा है भी नहीं। तो आते हैं क्रिप्टो करेंसीज क्या है। नॉन फंजिबल टोकन्स, ये एक आज के डेट में काफी अलग आइडिया चल रहा है, जो एनएफटी कहते हैं जिसको। ध्यान रखना, यहाँ पे आपका वेब 1 वेब 2 से ऑब्वियसली यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह और आपको इनहेंस होके आएंगे, ऑब्वियसली ये आपको इंप्रूव होगा। इट ऑल्सो इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा। आज की डेट में कि भाई मेरा कौन डाटा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, ये सब कुछ आप और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। एंड ऑपरेट्स ऑन अ कलेक्टिव यूजर बेसिस। तो ब्लॉकचेन का पूरा कहानी ही है कि वो कलेक्टिव यूजर बेसिस के रूप पे आता है, ठीक है। तो हम इसके आगे जब ब्लॉकचेन वगैरह देखेंगे तो और थोड़ा इसको डिटेल में आप समझ लोगे कि ये चीजें कैसे, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइज डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कहानी जो है, ये आप ध्यान रखना वेब 3.0 के बारे में। अब अगर मन करे तो इसको मैंने स्पेसिफिकली बता दिया, बट वैसे भी आप सोच लोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे वेब पॉइंट 1 में क्या था, मोस्टली रीड ओनली, आप उसमें चेंज वगैरह कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पे आपने वाइडली रीड राइट दोनों चीजें मिल गई। यहाँ पे पोर्टेबल एंड पर्सनल, आपका कौन सा डेटा आप देने चाहोगे नहीं चाहोगे, एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर होना, ठीक है, मीम शेयर करना, आपका रील शेयर करना, ये सारी आ गई। वेब 1.0 कंपनी फोकस, वेब 2.0 कम्युनिटी फोकस, यहाँ पे आपका सोशल मीडिया वाला जो जमाना है वो आएगा, और यहाँ पे फोकस किसका होगा, इंडिविजुअल फोकस। यहाँ पे ध्यान रखना, मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, फोकस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको आइडिया, होम पेजेस हुआ करते थे, आपको सिंपली किसी मैंने इंस्टीट्यूट खोला, इंस्टीट्यूट का एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, आप बस एड्रेस वगैरह फोन नंबर निकाल के पहुंच सकते हो, उतना ही काम होता था। उसके आगे चीजें बड़ी बदली, ब्लॉग्स का बनना शुरू हुआ, विकीपीडिया का बनना शुरू हुआ, जहाँ पे यूजर क्या करते थे, विकीपीडिया के पेजेस में क्या करते हैं हम आप भी चाहें तो उसको एडिट करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चीजें और आगे बढ़ गई, लाइव स्ट्रीमिंग होने लगी, वेब्स का फॉर्मेशन होने लगा, पॉडकास्ट, उससे भी आगे चीजें जाने लगी। यहाँ पे ओनिंग कंटेंट की बात है कि भाई मैंने ये कंटेंट क्रिएट किया, ये मेरा कंटेंट है, जितना इस पे जितना व्यू आएगा उतना मुझे पैसा मिलेगा। यहाँ पे शेयरिंग कंटेंट की बात हो गई कि एक तो आप पहले इन चीजों को आप शेयर नहीं कर सकते, आपने पेज देखा तो आपको एड्रेस देना पड़ेगा। आज की डेट में आप डायरेक्टली कंटेंट को शेयर करते हो कि भाई ये लो लिंक, आप कर लो। यहाँ पे आपको चीजें आगे बढ़ी, नाउ यू आर कंसोलिडेटिंग कंटेंट, आप और उसको इंप्रूव कर रहे हो जो आपके पास ऑलरेडी कंटेंट बना हुआ है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आई थिंक ये बहुत लंबा हो जाएगा आपको, ठीक है, 10-12 है, लिख लो। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका कंसोलिडेटिंग कंटेंट उस कंडीशन में, इसमें थोड़ा सा सोच भी लोगे ना कि अच्छा वेब 1.0 वो में क्या था, तो यू कैन गेट द आइडिया। वो यहाँ पर अगर टिक मार्क वाले क्वेश्चन आ गए तो फिर हो ही जाएगा, क्योंकि इसका कोई ना स्पेसिफिक लाइन नहीं है कि ये वेब पॉइंट 1 यहां तक चला, इसके बाद वेब 2.0 चला, उसके बाद वेब 3.0 चला। जैसे नॉर्मली मानते हैं कि 1990 के जमाने से लेकर के 2004 तक का जो टाइम था वो आपका था वेब 1.0 का। 2004 से चला कहां तक वी डोंट नो, वेब 2.0 और वेब 3.0 स्टार्ट हो चुका है। तो इसका कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। तो कंसोलिडेटिंग कंटेंट, ओनिंग कंटेंट, शेयरिंग कंटेंट। और जितना ज्यादा आपको, एक बड़ा अच्छा कंप्यूटर साइंस में ये है कि आप सिस्टम को जितना ही सिक्योर करते हैं उसकी वल्नरेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक आइडिया, और यही जैसे जैसे वेब आपका फैलते जा रहा है तो इसमें नए तरीके से क्राइम्स जो हैं वो भी आज के डेट में काफी वल्नरेबल हो गए हैं लोग। तो नए क्राइम से बच के रहें, ठीक है। ऐसे ऐसे क्राइम्स आज के डेट में लोग करते हैं कि मतलब अभी मैंने देखा कितने लोग इनोवेटिव कितने हैं ना, वो इनोवेशन सही डायरेक्शन में यूज कर ले अगर इंसान, तो पता नहीं क्या से क्या कर सकता है। जैसे मैंने एक देखा अभी कि किसी ने टिंडर का यूज करके उन्होंने स्कैम करना शुरू किया है। तो टिंडर जो है आपकी डेटिंग वेबसाइट है, और ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मान लो उनका मैच हो गया, मैच होने के बाद लड़की बुला रही है कि आ जाओ भाई रेस्टोरेंट में खाना खाने। ये पहुंच जाता है रेस्टोरेंट में, अब हम भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो थोड़ी ना पहले से हर चीज का प्राइस पूछते हैं, ठीक है। आपको एक जनरल रेट का आइडिया कि भाई यही होगा ना, 10-20 ज्यादा, ठीक है। वो बैठ के साथ में खाना उना खाए और उसने सिंपली कुछ खाया था, उसका बिल बेचारे का 70,000 पहुंच गया, और लड़की जो है बीच में छोड़ के निकल गई। होता हो क्या रहा है यहाँ पे, ये कार्टेल चल रहे हैं, ये रेस्टोरेंट वाले का, और लड़कियां वो लड़की को पे कर रहे हैं कि भाई ऐसे फंसाओ,
और आके बाद जो है लेके आओ उसको रेस्टोरेंट में। अब लेके आओ, तुमने तो बिल पूछा नहीं, ये नहीं किया, उसका रेट वो लगा के आपको दे रहा है कि भाई ले ले 70,000। वो सोच रहे कि भाई मैंने इतना क्या खा लिया कि 70,000 का बिल आ गया। और अब रेस्टोरेंट वाला भाई तुमने पूछा थोड़ी था, मेरा यही रेट है, तुमको देना पड़ेगा। तो ये इस तरीके का जो क्राइम है, ये आपको एक नया नया टेक्निक ऑफ क्राइम हो गया है। अब कितने तरीके से क्राइम हो सकते हैं, यू कैंट इवन इमेजिन। ठीक है, और पहले तो जो आपका आइडेंटिटी थेफ्ट वाला चल रहा है वो तो चल ही रहा है कि जैसे आपकी कोई आईडी है, आपकी अब जैसे इंस्टाग्राम है मान लो आपका, तो इंस्टाग्राम पे अपने फोटो वगैरह अपने डाल रखे होंगे। अब मैं क्या करूंगा, उन सारे फोटो का स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, उस स्क्रीनशॉट लेके मैंने उसको क्रॉप करके एडिट किया। अब आप ही के मिलते जुलते नाम से मैंने एक प्रोफाइल बना दी। नॉर्मल सा ना, एक डॉट डाल दूंगा, एक स्लैश डाल दूंगा, थोड़ी ना जनरली कौन याद रखता है कि अच्छा इसका किस नाम से था, उनके उनके नाम से। तो और यहाँ पे मैं क्या, उसके बाद नहीं फॉलोवर्स, तो यहाँ पे थेफ्ट का मामला बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होगा कि आपको जो है आपका फोटो फिर मैं इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप जैसे नॉर्मली खोलोगे तो यू विल फाइंड कि इंस्टाग्राम में अपलोडेड है। फिर आपके दोस्तों को, आपके जो दोस्त है उस फ्रेंड लिस्ट को निकाल करके मैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेज दूं, दोस्ती कर लूं। इसके बाद मैं अब शुरू करूं कि भाई ऐसा है 2-4 हजार रुपए भेज दे, अभी अचानक में जरूरत पड़ी है, ठीक है। और तुम्हें लगा कि सही ही बोलता है, हाँ हाँ वही हो जाता है ना। सेम आईडी बना करके उस पे सब चल रहा है, मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जवाब भी दे रहा है, तो लगा कि मैं ही कुछ अब ऐसा केस मेरे साथ 2 हो गया, मेरे साथ 2 मतलब मेरे साथ एक्सपीरियंस हो गया। वहां पे एक में क्या हुआ कि मैं सोया था रात में 1:30-2 बजे, तो मेरा एक दोस्त है, अभी है हैदराबाद, वो रात में 2 बजे कॉल करता है, बोलता है हाँ भाई क्या हो गया। तो क्या होगा भाई, मैं तो आराम से मजे में सो रहा हूँ, 2 बजे मुझे क्या हुआ है। अरे तुम अभी बोल रहा था पैसा चाहिए, बोले अरे नहीं तुम ही अभी मैसेज किया, तुम इंस्टा पे मैसेज, हम बोले तुमको इंस्टा पे मैसेज कब करते हैं। तो हाँ इसीलिए तो हमको डाउट हुआ, ठीक है, तुमको मैसेज करो तो हमको डायरेक्ट कॉल कर देगा कि भाई इतना पैसा चाहिए दे दे। एंड समवन वाज, उसने स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा, तो किसी ने मेरे नाम से आईडी बनाई एंड ही वाज धीरे धीरे बात किया और फिर ही जस्ट आस्क्ड कि भाई कुछ पैसे दे दे, अभी अचानक से जरूरत में पड़ा हूं। तो ही वाज लाइक चलो उसने कम से कम कॉल कर लिया। ऐसे ही एक ने मेरे साथ किया स्कैम, एक मेरा दोस्त है उसके नाम की आईडी बनाई, ठीक है, उसने मेरे से स्कैम किया। तो मैं जैसे नॉर्मली क्योंकि ये चीजों को मैं देखते रहता तो मुझे आइडिया हो गया। नहीं जनरली ऐसा भी होता है ना कि किसी फ्रेंड से आप बहुत दिन से टच में नहीं हो, तो ऐसा कंडीशन हो सकता है। मैसेज आया, मैंने उसकी प्रोफाइल खोली तो मैंने एक बार स्क्रॉल किया तो मैंने देखा कि अच्छा इसके सारे पिक्स जो हैं वो एक ही दिन के अपलोडेड हैं। इंस्टाग्राम पे आपकी डेट तो आ जाएगी ना, अब ये फीचर तो वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने डेट नोटिस की, मुझे समझ में आया कि स्कैम है, ठीक है। मैंने उसको कहा, उसने कुछ पैसे मांगे बाद में, ठीक है, कि भाई 5,000 रुपए दे दे, थोड़ा काम फंसा हूं। मैं बोला एक काम करो, जो पिछला वाला 10,000 है पहले उसको वापस कर, उसके बाद तुमको मैं 5,000 देता हूँ। अब वो क्या बोलता है, सुनो, वो कहता है कि ठीक है भाई एक ही साथ दे दूंगा मैं इसे पैसे लिए, मैं उसको समझ गया, फिर रिपोर्ट किया, बट उसका कोई असर होता नहीं है उससे जनरली, ठीक है, वो हटा लेंगे। उसके पास सब डाटा होता था कि आपका रिलेशन में कौन है, क्या नाम है, सब पता उसको होता था। अब वो आपके रिलेशन को किसी को भेज करके या आपकी कोई रिलेटिव को भेज करके आओ पैसा मांगता है। ऐसा कंटिन्यू ढेर लोग के साथ होने लगा, तो ये हाईलाइट हो गया। इसीलिए देखिए आप अपने पर्सनल चीजों को शेयर ना करें, कम से कम इनको जैसे पहले लोग अपने नहीं, कम से कम अपनी प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्टेड रखें, ज्यादा ना शेयर करें, ठीक है। एक बार मेरे मौसा जी को एक ने बेवकूफ बना दिया ऐसे, ठीक है। वो बेचारे थे, तो उनका लड़का तो वो पढ़ता है भाई, वो बाहर में था, तो कॉल आया इनको अचानक से, और वो लड़का बहुत सीधा है, ठीक है। मतलब मौसा जी भी बहुत सीधे, उनको ये सब काम था, उनको पता नहीं, उनको कॉल क्या आया, बेचारे अपने ऑफिस जा रहे थे, उनको कॉल आया कि अरे आपका बेटा जो है ये फंस गया है और इसमें मतलब रेप के चार्जेस लग गए हैं इसके, ठीक है, तो आप अगर पैसे देंगे तो इसको हम छोड़ देंगे। तो ये क्या उनको ध्यान है, और पैसा कितना मांगा था वो 50-60,000 उस समय अचानक से मांगा था, बोला कभी इसको FIR हमने लिखा नहीं है। उनको क्या लगा, उन्होंने कॉल कर लिया, ठीक है, कॉल कर लिया, और वो बच्चा की अरे पापा हम तो कॉलेज जा रहे हैं, अभी क्या आपको क्या टेंशन हो गया, क्योंकि उनको लगा कि भाई मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता। दैट्स द आइडिया। पापा आगे इन्फॉर्मेशन मांगने लगे, उसके बाद फिर मेरे पापा बोले कि अच्छा हम बैठते हैं आपको कॉल, फिर हमको कॉल किए तो हम यही क्लास आ रहे हैं, बोले कि पापा ठीक है क्लास जा रहे हैं। उसके बाद पापा बोले अच्छा, उसके बाद पापा उसको कॉल किए, बोलते कौन सा पुलिस स्टेशन में है, फिर आगे तो फोन ही नहीं उठा रहा था। ये चीजें तो आजकल देखो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स, ऐसे बहुत
और इसमें यहाँ पे देखो दिक्कत, मान लो हम और आप जान रहे हैं तो हम बच गए, लेकिन सोचो कितने लोगों को स्कैम हो जाता होगा, कितने लोग इस तरीके के स्कैम में फंसते होंगे। ऑब्वियसली ये आपको हाँ टेंशन हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजों को नहीं, इसका पर्पस ये भी था आपको बताने का कि कम से कम आप अपने से, मान लो हमारे घर में हो सकता है हमारी मम्मी हो, हमारे पिताजी हो या चाचा जी हो, उनको इन सब चीजों के बारे में ना पता हो, हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, हम जनरली इन चीजों के बारे में जान रहे हैं, तो कम से कम ये हमारा भी फर्ज बनता है कि वी ऑल्सो एडुकेट कि भाई देखो इस तरीके की चीजें मार्केट में चल रही है, थोड़ा बच के रहना। ठीक है, तो ये आइडिया था कि ये कितने तरीके से स्कैम्स आज के डेट में हो सकते हैं। ये तो आपको बस सतह का है, और डिटेल से स्कैम्स जो है वो भी है आपको। हाँ जी, कैसे? मतलब उनको कॉल आया ना कि तुमको जॉब हो गया। अच्छा, हाँ, केबीसी में 5 करोड़ केबीसी में आप 5 करोड़ जीते हैं, आपको करने के लिए आपको जो है ये चला था ना बीच में, नहीं तो अच्छा, हाँ हाँ, ये और बेहतर तरीके से और हायर लेवल पे करके स्कैम करी गई। चलो और आ जाओ। इसके अलावा ऑनलाइन कंटेंट, शेयरिंग कंटेंट, कंसोलिडेटिंग कंटेंट की बात करी, यहाँ पे वेब फॉर्म्स की बात आई, इसके आगे वेब एप्लीकेशंस आए, अब जो है स्मार्ट एप्लीकेशन है। पहले डायरेक्टरीज होती थी, सिंपली आइडिया आपको फोन नंबर ये लेना है, अब टैगिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, टैगिंग करते हो ना कि टैग दिस वन दिस वन दिस वन, ये वेब 2.0 का हिस्सा था ना। यूजर बिहेवियर का पता लगा लो कि ये कैसे आज आपका बिहेवियर ट्रैक होता है। ठीक है, आपका टाइमलाइन कहाँ गए थे, क्या गए थे, वो अलग अलग सिस्टम, आप किस किस तरीके के परमिशंस आपने दे रखे हैं, वो थोड़ा सा सोच समझ के, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा पेज व्यू की बात हो गई, यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक, यहाँ पे यूजर एंगेजमेंट। ठीक है, आज के डेट में फोकस है कि भाई मेरे रील्स पे ज्यादा से ज्यादा व्यू आए, तो वो कहीं ना कहीं आइडिया है। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में बैनर एडवर्टाइजिंग, सिंपल पोस्टर लगता था, यहाँ पे इंटरएक्टिव एडवर्टाइजिंग होती है। ठीक है, आप उसके साथ खोल के देखोगे भाई ये क्या है, आपको वैसा क्लिक बेट्स वाला आइडिया है। और यहाँ पे बिहेवियरल एडवर्टाइजिंग भी टारगेटेड हो रही है कि किसको क्या एडवर्टाइज करने का है। आप ठीक है, तो आपको जो है एड भी आपको भोजपुरी में आएगा, आपको स्पेसिफिकली किस चीज का एड देना वो भी उनको पता है, तो वो आपका इंटरएक्टिव या बिहेवियरल एडवर्टाइजिंग, ये आपका 3.0। एग्जांपल के रूप में ब्रिटानिका ऑनलाइन, विकिपीडिया, सिपेंडिक वेब, पूरा का पूरा आइडिया ही है आपका। तो ये टर्म्स जो है आप जरूर ध्यान रखें। इसके बाद और अगर डिफरेंसेस देखने हैं तो मैंने मेजर डिफरेंसेस ट्राई, तो ये आपका HTML वगैरह का यूज होता था, इसको छोड़ भी दोगे तो कोई नहीं, ये लैंग्वेज क्या था। यहाँ पे डेटा वाज नॉट फोकस, डेटा पे पहले नॉर्मल सी बात है, बहुत कम कंटेंट क्रिएटर थे, बहुत कम डेटा था, ऑर्गेनाइज करना भी उसको आसान था। यहाँ पे डेटा ऑफ मैनी बट कंट्रोल बाय सम मीडिएटर्स, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मेटा जैसी कंपनी है उनका रोल है। यहाँ पे डेटा वाज पर्सनलाइज्ड। ठीक है, पर्सनलाइज डेटा, आज के डेट में आपके डेटा पे आपका कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारे यहाँ तो कम, यू वगैरह में काफी ज्यादा हो चुका है। एंड नो यूज ऑफ मेडिएटरी, धीरे धीरे ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी आएंगी तो मेडिएटरी का रोल खत्म होता चला जाएगा। इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज द गोल, यहाँ पे गोल क्या था, इंटरएक्शन, और यहाँ पे गोल क्या है, डूब जाना है उसी में। ठीक है, उसी में जो है अब दिन रात उसी में लगे रहना है, आप कैसे बजे रहो उसमें, दैट्स द आइडिया, इमर्शन इज द गोल। ठीक है, it connects information and its primary goal, it aims to connect people and focus on relating knowledge। आज के डेट में आप देखोगे सब लोग का जो कंटेंट कि ये एक एक छोटा सा आइडिया उसको आपको बड़ा करके दिखाया जाएगा, 10 मिनट देखो कैसा लग रहा है। तो यही कहानी यहाँ पे आपकी रही, ये मेजर डिफरेंसेस, एक बार पढ़ना ऐसा, इसमें कुछ नहीं है टर्म की जो आपको समझ में नहीं आएगा, डिसेंट्रलाइज वाला आइडिया वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, बस मैंने इसको आई ट्राइड की अलग अलग कर लिया जाए इसको। ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। अब बात है कि की एप्लीकेशंस के चीज में आपका क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो एक तो आइडिया है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कि आप ऐसा करो पीयर टू पीयर लेंडिंग, तो बैंक्स का रोल खत्म, भाई मुझे पैसा चाहिए 10 करोड़ कि कोई देने को तैयार है, तो ये एक बेसिक आइडिया। हालांकि ध्यान रखना, बैंक्स का रोल आप कभी भी 100% खत्म नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, बेसिक द थिंग इज कि आप उसको नीचे लेकर के आओ, ऑब्वियसली घट रहा है, आपके पास बैंक्स में लोग डिपॉजिट ही कम कर रहे हैं, वो तो आएगा, वो चेंज आता है, वो हर इकोनॉमी में ये चेंज आता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आरबीआई के लिए कोई यूनिक कंडीशन है, तो आरबीआई को तैयार रहता है, आरबीआई चीजों के लिए, हर सेंट्रल बैंक के पास एक कंडीशन आएगा कि जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगा
लोग एडुकेटेड होंगे तो वो केवल बैंक वाले डिपॉजिट वाले ऑप्शंस में नहीं जाएंगे, डाइवर्ट करेंगे अपने को, अपनी मनी आपको लेके जाएंगे, इक्विटी में लगाएंगे, बॉन्ड्स में लगाएंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। बट ओवरऑल इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन तो आपका हो ही रहा है ना, बैंक के माध्यम से कम हो रहा है। हाँ, अब इसका रोल हो सकता है कि आपके रूरल आप डेवलपमेंट करना चाहते थे या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट करना चाहती है, उस पर असर आ सकता है ऑब्वियसली, बट दिस इज अ ट्रांजिशन, ही आपको होगा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल आइडेंटिटी एंड ओनरशिप वाली कहानी चलेगी, मेंटेनिंग ओनरशिप ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी। आप मैं कौन सा डेटा देना चाहूंगा, आपके यहाँ भी रूल्स को लेकर के चर्चा हो रही है कि भाई मेरा इंफॉर्मेशन आप सिक्योर करो, तो ये आपका बेसिक आइडिया है। इसके अलावा एसेट टोकनाइजेशन, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे ब्लॉकचेन में कि यहाँ पे कन्वर्ट एसेट्स इनटू डिजिटल टोकन्स। आज के डेट में आपको डिजिटल एसेट्स होते हैं आपके पास, ठीक है, जैसे गेम खेलते हो ना, तो गेम्स में अब ले रखा है ना कि ये मेरी बंदूक है, आपने उसके लिए पेमेंट किया, वर्चुअली किया है बट किया है, वो कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरीके से और भी एसेट्स हो जा रही हैं, और भी डिजिटल एसेट्स बन रहे हैं जो कि आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, वी विल कम ऑन टू इट। ठीक है, इसके अलावा और आगे जाके मेटावर्स की कहानी आएगी। ठीक है, तो मेटावर्स आज जो है अपने मोबाइल में बैठे बैठे दोस्तों के साथ कैफे में बैठे हो, वो कहीं और बैठा है, वो कहीं और बैठा है, वो कहीं और बैठा है, सबने जो है वर्चुअल रियलिटी वाली ग्लासेस लगा ली हैं, हाथ में ले लिया है और ऐसे बैठे हैं साथ कनेक्ट करके कि भाई ऑफिस एक ही साथ बैठे हुए हैं, मजे कर रहे हैं। ठीक है, शॉपिंग भी आप अपने रूम में बैठे बैठे जो है, दुकानदार ने भी मेटावर्स में अपने को ऐड कर लिया है, आपने भी ऐड किया और आप शॉपिंग कर रहे हो। तो दैट्स द आइडिया ऑफ मेटावर्स, लेके आएंगे इसमें और देखेंगे डिटेल में, बट ये सारी चीजें आप इसको लिंक कर सकते हो वेब 3.0 के साथ। ठीक है, जो भी आपको नई चीजें दिख रही है ना, सब लिखो कि ये वेब 3.0 का हिस्सा है, जो आपने बदलते हुए देखा है अपने लाइफ में अभी पिछले 1-2 सालों में, वो सारा वेब 3.0 का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। तो वेब से रिलेटेड ही टर्म है सरफेस, डीप एंड डार्क वेब। देखो, सरफेस वेब वो वेब है, सरफेस वेब या इसी को कहते हैं विजिबल वेब। ठीक है, इसी को कहा जाता है विजिबल वेब। ये वो वेब है जो आप सिंपली एक्सेस कर सकते हो, सिंपल सा। ये इंटरनेट पे अवेलेबल भी है, सबके लिए अवेलेबल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको देखना है आप देखो खोल के। जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब इज ए पार्ट ऑफ सरफेस वेब या विजिबल वेब का हिस्सा है। या बहुत सारे न्यूज वगैरह वाले देते हैं, सिंपली आप उनके खोल के आर्टिकल्स पढ़ो। तो मेजर जो आप देख रहे हो, ये जो आपको जो विजिबल है, जो हम यूज करते हैं, डेली इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ सरफेस वेब। तो सिंपल सी कहानी। इसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब वो हिस्सा है जिसका, जो कि आपको है तो वेब पे, है तो इंटरनेट पे, बट इजीली एक्सेसिबल नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ बैरियर्स लगे हुए। जैसे मान लो कि आपका बैंक अकाउंट है, आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, तो ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, वो सारा कुछ कंटेंट है तो ऑनलाइन है तो मिल जाएगा, लेकिन उसके एक बैरियर लगा है, आपका पासवर्ड बैरियर लगा। तो जब तक आप अपना यूजर नेम, अपना पासवर्ड नहीं डालोगे, यू कैन। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द पार्ट ऑफ डीप वेब। यानी डीप वेब वो हिस्सा होगा जिसको इंटरैक्ट करने के लिए कुछ बैरियर्स हो सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स को यूज कर रहा है, तो वहां पे पेमेंट बैरियर है, आप जब तक पेमेंट नहीं करो, सारा कंटेंट नेट पे ऑलरेडी अवेलेबल, आप उसको एक्सेस भी कर लोगे, लेकिन फॉर दैट यू नीड व्हाट, यू नीड टू पास अ फायरवॉल, और वो बैरियर फायरवॉल कहते हैं इसको। फायरवॉल क्या होगा, वहां पे आपको पेमेंट फायरवॉल है, तो पेमेंट जब आप करोगे तो आपको एंट्री मिलेगी। तो इस तरीके का जो डेटा है, दैट इज नोन एज द डीप वेब। अब इसमें बहुत सारा डेटा हो सकता है, क्यों, आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का सारा डेटा ऑनलाइन करा हुआ है सर्वर्स पे, लेकिन उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के बहुत सारे डेटा क्या है, वो ऑनलाइन ही है, बट अगेन यू कैंट एक्सेस दैट थिंग। इंस्टीट्यूशंस के अपने डेटा होते हैं, आपको पासवर्ड आईडी मिला है तो स्टूडेंट के रूप में आप उसको लॉगिन करके यूज कर सकते हो, अदरवाइज को यूज नहीं कर सकता। तो इस तरीके का जो डेटा होता है, दैट इज नोन एज द पार्ट ऑफ डीप वेब। अब एक तीसरा है डार्क वेब। ये जो डार्क वेब है, ये हिस्सा है डीप वेब का, डीप वेब का ही हिस्सा है, बट डार्क है। डार्क इन द सेंस, इसके लिए कोई स्पेसिफिक आईडी नहीं है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक पासवर्ड नहीं है, इसका आइडिया कुछ लिमिटेड लोगों को पता है। जैसे एग्जांपल समझो इसको, जैसे आपका शहर है ना, तो शहर में कुछ इलाके हैं जहां कोई भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको गांधी मैदान जाना हो, चले जाओ, घूम के आओ, चौराहे से घूम के आओ, वहां पे हर कोई जा सकता है, सबके लिए विजिबिलिटी है, सबके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, जो मन करे करो, जहां खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा डीप वेब, जैसे स्पेसिफिक अब किसी होटल में जाना है तो भाई पैसा देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, या किसी के घर जाना है तो ऐसे ही नहीं घुस जाओगे, ऐसे ही घुसोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, तो फिर यू नीड परमिशन टू एंटर इनटू इट। इस तरीके की जो कहानी है, इस तरीके के जो वेबसाइट है, उनको कहा गया कि ये डीप वेब का हिस्सा है। अब यहाँ पे किसी स्टूडेंट को आगे बैठना होगा तो देयर इज अ प्रोसेस फॉर इट।
आप ऐसे ही थोड़ी ना कि चलो आज मन टाइम पास यही कर लेते, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये डीप वेब हो गया। तीसरा है डार्क वेब। शहर में वैसे इलाके होंगे ना जहां हम और आप, हमें आइडिया भी नहीं हो। अब किसी को गांजा लेके आना हो तो वो चला जाएगा, उसको मालूम है कहाँ मिलेगा, ही नोज कि किस नुक्कड़ पे और किस चौराहे पे मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो है इसी शहर का हिस्सा, वो इसी वेब का हिस्सा है, बट वो उसी को पता है जो उसके लिए लगा हुआ है, जिसको उसका काम है। यहाँ पे तस्करी भी होती होगी, कहीं पे शराब भी बनती होगी या शराब भी बिकती होगी। ऑब्वियसली क्राइम तो हिस्सा है शहर का, हर शहर का है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैसे भी इलाके होंगे जहां पे 10 लोग मिलके बस वो प्लान बना रहे हैं कि आज किसको उठाने का है। तो ये सारे इलाके क्या हो गए, ये हो गए आपका डार्क वेब। बात समझ में? तो ये सिंपल, इसको याद करके एनालॉजी से याद रख लो कि सरफेस वेब क्या है, डीप वेब क्या है और डार्क वेब। सब कुछ है इंटरनेट पे, लेकिन कुछ हिस्से जो सबको विजिबल है, कुछ हिस्से जो बैरियर्स हैं, और कुछ हिस्से जो आप चाह के एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उस गुट में जाना है तो यू नीड समवन कनेक्शन, कि भाई मुझे भी दोस्ती कराओ इन लोगों से, अच्छा पैसा है इस बिजनेस में। ठीक है, तो यू नीड दैट कनेक्शन। तो वो यहाँ पे कहानी आपको डार्क वेब की चलेगी। तो ये मोटा मोटी जब इसको आप क्लियर रखोगे तो फिर आपकी कहानी क्लियर है। ध्यान रखना कि जो सरफेस वेब आप देख रहे हो दैट इज जस्ट, आप मान के चलो कि 4% ऑफ द वेब है वो। ठीक है, जो सारा डेटा, जो सब कुछ आप यूज कर रहे हो दैट इज जस्ट 4% ऑफ द वेब जो कि आप एक्सेस कर रहे हो। इसको कहा गया सरफेस वेब। तो गूगल से, विकिपीडिया से, यूट्यूब से आप जो एक्सेस कर ले रहे हो। इसके बाद आपका आ जाता है ऑलमोस्ट 90% जो डेटा है दैट इज द पार्ट ऑफ डीप वेब। ये आप ये 96% को डीप वेब बोल सकते हो, डार्क वेब भी उसी डीप वेब का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो डीप वेब है, तो डीप वेब में जैसे किसी के मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन है, कंपटीटर वेबसाइट्स, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट रिसोर्सेज, ये सारे क्या है, इसके लिए आप फायरवॉल लगाओगे, आप ऐसे इंटर नहीं कर जाओगे, खोल के देख लोगे, नो, यू नीड समथिंग। तो ये आपका डीप वेब का हो गया। और यहाँ पे उसके नीचे आ जाते हैं आपको डार्क वेब। ये वो हिस्से हैं जहां स्पेसिफिक कामों के लिए, तो जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग करना हो, ठीक है, आपको प्राइवेट कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वगैरह कई जगह पर डीप वेब का इसलिए भी लोग यूज करते हैं क्योंकि इनको गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है। तो मान लो गवर्नमेंट का कोई ओपोजिशन, उसको पता है कि भाई अगर मैं यहाँ से कम्युनिकेट करूंगा तो मेरा हैक हो जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, दे विल यूज द डीप वेब, डार्क वेब। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पेपर लीक वाली कहानी हुई थी। नहीं, टूलकिट वो कहानी अलग है। टूलकिट इज लाइक कि आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि किस ऑर्डर में काम करना है। ठीक है, वो इसका है। तो वो मेंबर जो होंगे उन्हीं को बताया जाएगा ना कि क्या करने का है। आपको बता देंगे तो आप तो समझ ही जाओगे कि चल क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, जैसे आज के डेट में डार्क वेब की बात भी क्यों हुई है, क्योंकि बीच में पेपर रिलीज हो गया था। याद करो, नीट वाला पेपर या यूजीसी नेट वाला, इन्होंने कहा कि डीप वेब पे, डार्क वेब पे जो है पेपर लीक हो गया था। तो डार्क वेब एक ऐसा आइडिया है कि आपको किसी को ड्रग चाहिए, दे कैन हायर, किसी को आर्म्स चाहिए, दे कैन गेट। ये एक स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है, ये नेटवर्क्स है एक तरीके से, अलग अलग सिस्टम्स के। लेकिन बात ये है कि ये कम्युनिकेट करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का यूज नहीं करते। जैसे मैंने अपना सिस्टम सर्वर लगा रखा है, लेकिन आप मुझे नहीं जान सकते, मैं कनेक्टेड भी हूं नेट से, मैं जिसको एक्सेस दूंगा अपना वही मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो मैं अगर ड्रग डीलर हूं या मैं आर्म्स डीलर हूं तो मैं थोड़ी ना अपने आप को विजिबल अमेजन पे डाल दूंगा कि भाई देखो इतने का मिलेगा, आके ले लो, आई विल नॉट दी ना, लेकिन मुझे सामान बेचना भी है। तो आई नीड अ पाथवे जहां पे कम लोग विजिट करते हो, जहां पे केवल और केवल भरोसेमंद लोग ही आते हो। ठीक है, उनको रेगुलेट करने वाला कोई होगा, एक ऐसा मार्केट प्लेस, मैं उसके साथ कनेक्ट हूं। उसको गवर्नमेंट्स के ये से वो आपको एक तरीके से छुपा हुआ। तो विद इन द आपका वेब कुछ इलाके ऐसे हैं, वही शहर के कुछ हिस्से जहां पे पुलिस नहीं जाती, जहां पुलिस को पता भी नहीं कि यहाँ पे कुछ होता हो। ठीक है, वो वीरान पड़े हिस्से, उन्हीं को टारगेट किया जाता है, उन्हीं पे आपको इंफॉर्मेशन को होस्ट किया जाता है, और उसमें जाने वाले लोग भी लिमिटेड होंगे, वही जानते होंगे, वही जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स द आइडिया आपका डार्क वेब का। तो ये चीज ध्यान रखें, और इसका बहुत यूज होता है आज के डेट में। डार्क वेब जो है कई एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। ऑब्वियसली ड्रग तो अलग चीज है, आपका आर्म्स ट्रेड हो गया, आपको कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स जो नॉर्मली नहीं मिलेंगे, इलीगल तरीके से बेचने हैं, वो भी खरीद सकते हो। उस तरह तो छोड़ो, आज के डेट में जो है किसी के मर्डर करना है उसके लिए भी आपको असैसिन हायर करना है, तो दैट आल्सो कैन बी डन बाय दिस डार्क वेब। ठीक है, लोग तैयार है कि भाई मैं मारने के लिए तैयार हूं, पैसा बताओ कितना दोगे, तुम उसको हायर करो, ही विल कम एंड। ठीक है, तो ये आपका बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है, इलिसिट इंफॉर्मेशन, वो अवेलेबल होता है। जैसे क्या करते हैं कि डीप वेब, मान लो मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए या आधार का डेटा हो गया, तो आधार का डेटा क्या है, डीप वेब का हिस्सा है।
नॉर्मली सब कुछ सबका एक्सेस नहीं कर सकता। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डीप वेब से कुछ चीजें ये चोरी करेंगे डार्क वेब वाले, और चोरी करके बोल रहे हैं कि हमारे पास अवेलेबल है 500 लोगों का आधार का डेटा, जिसको लेना है ले जाओ, बोली लगाओ और ले जाओ। तो ये जो सारा काम चलता है ये डार्क वेब पे चलता है। अब डार्क वेब को आप अपने नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसको एक्सेस करने के लिए स्पेसिफिक ब्राउजर होता है जिसका नाम है टॉर, ठीक है, द ओनियन रिंग। बट उसको चलाने का तरीका भी थोड़ा अलग तरीके से वो काम करता है, ठीक है। So surface web, it is the part of internet available to public, ठीक है। एंड दूसरी चीज, इट इज सर्चेबल ऑन स्टैंडर्ड सर्च इंजन्स, नॉर्मल जो हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। दूसरा है डीप वेब, इट इज अ ब्रॉडर कांसेप्ट व्हिच इंक्लूड साइट्स दैट आर प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड्स और अदर फायरवॉल्स हो सकते हैं, ठीक है, इसमें मेंशन करो और अदर फायरवॉल्स, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हो गया आपका, या आपकी मेंबरशिप हो गई, ये भी चीजें हो सकती हैं, और अदर फायरवॉल्स, ठीक है। तो ये आपका दूसरा जो आपका डीप वेब का हिस्सा हो गया। और फाइनली आपका तीसरा हिस्सा जिसको हमने कहा आपका डार्क वेब, ठीक है। तो ध्यान रखना, डार्क नेट और नेट जुड़ते जुड़ते यही वेब बन जाता है, ठीक है। तो नेट मतलब आपको 2-4 का सिस्टम का कनेक्शन, उस पूरे कनेक्शन की बात जब आप करते हो दैट बिकम्स डार्क वेब। तो याद रखना कि दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ डीप वेब, इसको मैक्सिमम इसको माना जाता है कि डीप वेब का ही हिस्सा है जो डार्क वेब भी है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस इज दैट डीप वेब इज एक्सेसिबल, डार्क नेट इज डेलिबरेटली हिडन, इसको जानबूझ के ही वो कवर डाल के रखा गया है। तो कई बार आपको अलग अलग तरीके से, जैसे गेमिंग वेबसाइट्स, कुछ जगहों पे क्या होता है कि स्पेसिफिक गेमिंग वेबसाइट्स हैं जहां पे हम साथ में मिलकर गेम खेल रहे हैं, और उसमें क्या होगा कि एक स्पेसिफिक तरीके से उसमें एक स्पेसिफिक रूम क्रिएट किया जाएगा जिसमें 5 लोग खेलेंगे, वो गेम खेलते खेलते वो कुछ डील भी कर ली उन्होंने वहां पे, ठीक है। तो ये कहानी होती है। तो दैट इज द हिस्सा है वो आपको डार्कनेट। तो आप तो गए हो गेम खेल रहे, आपको क्या पता, आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी उस रूम। तो गवर्नमेंट थोड़ी ना एक एक चीज को ट्रैक करे कि अच्छा यहाँ पे कोई गेम खेला तो आपस में क्या बातें करें, तुम भी तो गेम खेलते हो, लूडो खेलते हो। अब सोचो कि लूडो में मैं अपना रूम क्रिएट करूं और उसमें जो है हम वहां पे वहीं पे कोई डील कर ले, ठीक है। अब कितना ट्रैक करोगे तुम। सो इस तरीके का जो खेल होता है दैट इज डाइजेस्ट। सो दिस इज डेलिबरेटली हिडन वाली कहानी यहाँ पे चलती है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिशनल सर्च इंजन यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ना ही आपको क्रोम सफारी जैसे आप जो भी आप वेब जो नॉर्मली यूज करने के लिए यूज करते हो, नॉन ऑफ दिस विल वर्क हियर। यहाँ पे द डार्कनेट कंटेंट इज इनक्रिप्टेड, अगेन उसको अलग फॉर्म में रखा हुआ है। आपको उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको स्पेसिफिक ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है द ओनियन रिंग, ठीक है। तो ये टू एक्सेस दोज पेजेस। यहाँ पे कम्युनिकेशन के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये भी नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, जो सब लोग हम यूज करते हैं वहां पे वो नहीं होते, वो उसको अलग तरीके से उसको चेंज करते हैं, और देयरफॉर इट बिकम्स इनएक्सेसिबल टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इवन दे कैन ट्रेस कि आपको मेरे कनेक्शन के थ्रू कोई डार्क वेब मेंटेन कर रहा है या डार्क वेब को ऑपरेट कर रहा है, दे कैन इवन नो दैट। तो इसको भी हाइड कर लिया जाता है। ये सारी की सारी जो कहानी है ये है आपको डार्क नेट की। अब देखो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के रूप में एक वेब पेज मैं आपको दिखा रहा हूं दैट इज ऑफ डार्कनेट, ठीक है। तो इस पे अलग अलग चीजें बिक रही हैं, जब आप ट्रैक करोगे तो जैसे पता नहीं क्या क्या है इसमें, यहाँ पे कुछ एम्यूनेशन वगैरह बेच रहे हैं वो। तो इसी तरीके कुछ वेब पे जब आप एक्सेस करोगे तो यू विल फाइंड आउट, ठीक है। तो जस्ट द बेस्ट इन आवर मार्केट्स। तो ये अमेजन है बट ये डार्कनेट का अमेजन है, ठीक है। तो आप क्या लेना चाहते हो, यहाँ पे देखो हाथी वगैरह भी बिक रहे हैं, हाथी वगैरह के, ठीक है। वेलकम टू टॉर ब्राउजर, इफ यू वांट टू एक्सेस तो आप कर सकते हो। इसको जानना या इसको एक्सेस करना बुरा नहीं है, इस पे इलीगल एक्टिविटीज को करना बुरा है, ठीक है। तो द ओनियन रिंग आप ट्राई करो बट डोंट ट्राई इट अनलेस यू नो, अदरवाइज आपका सिस्टम हैक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज सो रिस्की, ठीक है। आप ओनियन रिंग में आपको लगेगा कि मैं थोड़ा डार्कनेट को एक्सप्लोर कर लूं, पता चलेगा तो बड़ा सिस्टम हैक हो चुका है पहले ही। सो अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो अबाउट दिस, डोंट एंटर इनटू इट। सो दैट्स द बेसिक आइडिया, ठीक है। मतलब नहीं है आपको, बस हम जान लोगे अच्छा ऐसा कुछ होता है, that's it। हाँ जी होता है ऐसा। क्या, कोई एक पेज खोल कर सर्च करोगे, हाँ तो वो आपको इसीलिए ले लिया जाता है कि आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो है, और इसीलिए ना देखो कई सिक्योरिटी में जो हमेशा ये कहानी चलते रहेगी। आप सिक्योर करोगे वेबसाइट को, कोई उसके आपको अल्टरनेटिव ढूंढेगा उसमें पेनिट्रेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर से उसको आप कुछ नया सिक्योर करोगे, इट गोज ऑन। जैसे पहले क्या, अब कई तरीके की ये आती है कि आपको कीज को वो ये करते थे, इवन जो आपका टाइपिंग का तरीका है तो हर की का अलग तरीके से वो ऑपरेट करता है, अलग तरीके से वो काम करता है, वो उसको हैक कर लेते थे। मान लो आपका जैसे बैंकिंग का पासवर्ड है, अब आपने किसी ने बग डाल दिया है, अब क्या हो रहा है कि वो आपके कीबोर्ड के सब कुछ को ट्रैक कर रहा है कि आप कीबोर्ड में कौन सा की दबा रहे हो। तो इवन आई कैन गेट योर पासवर्ड,
इसीलिए अब आरबीआई ने उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आप इंटरनेट बैंकिंग करो, आपको पासवर्ड हमेशा स्क्रीन पे आएगा, यू कैन टाइप विथ कीबोर्ड। नहीं, हम जब देख ही सकते हैं, बट वो हमेशा एक सीक्वेंस में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे जो आपका चलता है कि क्वाटी यूआईओपी है जेडएक्ससीवी, वहां पे उस तरीके से नहीं होगा, हर बार की अलग तरीके से होगा। ठीक है, वो इसी के लिए किया गया है ताकि वो, क्योंकि कीबोर्ड वाला कहानी बहुत ज्यादा चल रहा था, तो ये कहानी हमेशा चलती रहेगी। समवन विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन, समवन विल ट्राई कि भाई इसको कैसे अपने को पैच करने का, तो पैचिंग और पेनिट्रेशन दोनों चलते रहता है। बैंकिंग में हमेशा चेंज होता रहता है। ऑब्वियसली ना, सबसे ज्यादा खतरा तो वहीं पे है, सबसे ज्यादा खतरा लॉगिन आईडी भी है हमेशा। वो कारण यही है, कारण यही है कि आप हमेशा, इसीलिए ना देखो, सबसे कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको करना है अपने आप को सेफ रखने के लिए। जैसे अननोन वेबसाइट्स में ना एंटर करें, खास करके वो वेबसाइट्स जो आपको देखने से ही थोड़ा सा आपको लगे कि ये इसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो वहां पे कई बार इस तरीके के बग्स डाले गए होते हैं जिस पे आप क्लिक करोगे एंड यू विल की आपकी कहानी जो है वो ब्लॉक कर दिया रहता है, वो तो इंस्टा यूज भी नहीं कर सकते। जो नहीं, उसको ब्रेक डाउन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो करना बड़ी बात नहीं, बट वो नहीं करना। हाँ, वो आप ज्यादा से ज्यादा देखो, यहाँ पे हमेशा आपको बुद्धि अपनी चलानी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि मान लो कुछ स्पेसिफिक तरीके से गूगल ब्लॉक करता है उसको बाईपास कर दोगे, आपका वेबसाइट सिंपल दिखेगा बट उसमें कहानी अलग तरीके से चलेगी। ठीक है, तो ये नहीं बैंकिंग नहीं, मैं किसी भी वेबसाइट की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अननोन वेबसाइट्स पे तो पहले जाए ना। ठीक है, ये खास करके जैसे जो होते हैं ये कि फ्री मूवी डाउनलोड, फ्री गेम्स वाले, ठीक है, ये अक्सर आपको इस तरीके के वेबसाइट होते हैं। अक्सर यहाँ पे आपने अगर इन पे किया है तो वहां पे आप मान के चलो 80% ऑफ द टाइम ये आपको फ्री में क्यों दे रहे हैं भाई, ऐसा समाज सेवा करने या किसी को भूत थोड़ी ना चढ़ा है। ठीक है, मतलब क्यों आज के डेट में किसी को 1 रुपया फ्री में नहीं देता, कौन रिस्क, क्यों कोई रिस्क ले रहा है कि मूवीज को पायरेट करेगा और पायरेट करके आपको फ्री में दिखाएगा। इससे ज्यादा नहीं देगा। एक तरीका ये हो सकता है, या ये जरूर हो सकता है किसी आपको उसका कोई कॉम्पिटिटर का मूवी है तो उसको खराब करने के लिए कर दे, बट मैक्सिमम टाइम यहाँ पे कुछ ना कुछ बेट होता है, यहाँ पे क्लिक बेट होता है, आप उस पर क्लिक करो, आप फंसने वाले हो, कुछ ना कुछ आप करने वाले हो, आप अपना एक्सेस दे दोगे उसको एंड देन। तो और दूसरी चीज, अपने पासवर्ड हमेशा चेंज करते रहे। तीसरी चीज, अपने पासवर्ड हमेशा सेम ना रखें। जैसे नॉर्मली हमारी एक आदत होती है ये सबके लिए एक ही पासवर्ड रखते हैं। ठीक है, तो वही गूगल वही ये, तो ये सब चीजें हम जानते हैं। ठीक है, आपको जब ब्रूट फोर्स का यूज किया जाता है बेसिक टेक्निक से ब्रेक करने का, तो ये सब किया जाता है। ठीक है, आप अपने पासवर्ड में अपना नाम रखते हो, आप अपने पासवर्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ रखते हो, आप अपने पासवर्ड में अपने गाड़ी का नंबर रखते हो, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन है। इसके बेसिस पे एक आराम से आप कितने पासवर्ड बना सकते हो, इसका मैं एक लिस्ट तैयार कर लूंगा, 2000-3000 उसमें पासवर्ड होंगे एंड आई विल चेक इट, कोई तो ब्रेक हो जाएगा उसमें से। ठीक है, तो ये टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू ब्रेक किया जा सकता है। तो इस चीजों को कम से कम ना करें, अपने पासवर्ड चेंज करते रहें, अपडेट करते रहें और हमेशा अलग रखें। अलग अलग वेबसाइट्स के इसके लिए याद रखना मुश्किल होता है, बट ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा, आपकी सिक्योरिटी यही काम करेगी। अपने फाइल्स को, अपने कैशेज को क्लियर करते रहे, अपने फाइल्स में कम से कम अपनी मेमोरीज को ऑब्वियसली चेक करते रहे, अपने डेटा को चेक करते रहे कि अगर मैं डेटा यूज नहीं कर रहा हूं तो मेरा डेटा कहां जा रहा है। जैसे नॉर्मली होगा ना कि आपने 1.5 GB का मान लो या 2 GB का पैक लिया है पर डे का अपने मोबाइल में, और पता चला कुछ यूज नहीं किया फिर भी 1 GB खत्म हो गया, तो ये चीजें आपकी हो सकती है, कई बार हो सकती है। ठीक है, और इसका एक सबसे अच्छा आसान तरीका बता देता हूं, मोबाइल को टाइम टू टाइम रीस्टार्ट करते रहे। ठीक है, टाइम टू टाइम, हाँ ऑब्वियसली वो कह देगा, बट टाइम टू टाइम उसको रिस्टार्ट करते रहेंगे तो कई जो फंक्शंस चल रही होती हैं वो इस तरीके के बोट्स जो चल रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, अदरवाइज है तो बहुत सारे, एक स्पेसिफिक अगर कोई आपको टारगेट करना चाहिए दे तो फिर अलग बात हो जाएगी, बट हम लोगों को कोई क्यों टारगेट करेगा। ठीक है, हम लोगों के पास ऐसा है क्या। ठीक है, तो इसलिए हम सिक्योर भी हैं। चलो, इसके बाद आते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। अब देखो, टारगेटिंग के तरीके कई हो सकते हैं, खास करके ये सोशल मीडिया के जमाने में जो आपकी कहानी आई थी ना कि DRDO का था ना, वो जो एक साइंटिस्ट पकड़ा गया था, उसने इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर दी थी। उसमें क्या था, अब उसमें वो वहां पे सिस्टम की कमी नहीं थी, वहां पे कमी उसकी कैरेक्टर की हो गई। ठीक है, उसका कैरेक्टर जो है लड़की दिखाने की खत्म, और उसके बाद आपको इलिसिट वीडियोज उसने रिकॉर्ड कर लिए, क्योंकि उनका पर्पस ही वही होता था कि आपके इलिसिट वीडियोज को रिकॉर्ड करना, और उसके बाद बोला कि भाई ये सीक्रेट बताओ, नहीं तो तुम्हारी इलिसिट वीडियो जो है हम नेट पे डालेंगे और फिर तुम, बहुत ज्यादा ये टारगेटेड चला है ये।
ये दिल्ली वगैरह में ना क्या किया था इन्होंने कि बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह को इस तरीके से टारगेट किया है, बहुत ज्यादा एक्सटॉर्शन चला इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ये ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है। ये हमें लगता है कि अच्छा ये कोई रैंडम हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। इस पे बेसिकली अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाता है इस चीज के लिए, अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स उनको दिया जाता है कि इसका कैसे यूज करने का, एंड देन दे विल एक्सटॉर्ट द मनी। शॉर्टकट है पैसा कमाने का, बट है ये चलते रहता है। ठीक है, तो ये कहानी आप रखेंगे। इसके बाद आते हैं ब्लॉकचेन पे, देख ले कि ज्यादा हो गया। नहीं, अगर ये लग रहा होगा तो हाँ जी है तो, क्योंकि अभी तो ब्लॉकचेन स्टार्ट ही किया है आज तो। वो आए थे 5 मिनट नहीं तो बोल देता मैं 10 मिनट। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, इतना देख लेना एक बार। इसके आगे वी विल टॉक अबाउट ब्लॉकचेन की बात करेंगे हम लोग, क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे। ठीक है, आपको यही है और क्या, ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे इसमें क्या करना है। ठीक है।